हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर रिवाइज करने वाले ऑफ योर कॉस्टिंग, दैट इज नोन एज मटेरियल कॉस्टिंग, है ना। तो अगर आपको कॉस्ट शीट याद होगा, ओके, कॉस्ट शीट अगर आपको याद होगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर कराया है, तो कॉस्ट शीट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे कॉस्ट का एक आप व्हाट वी से स्टेटमेंट बनाते हो फॉर अ गिवन रिस्पेक्टिव पीरियड, जिसमें अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो आप बेसिकली फोर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को देते हो। एक आता है आपका प्राइम कॉस्ट, एक आता है आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट, देन एक आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड एक होता है आपका ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बेसिकली मोटा मोटी आप पांच एलिमेंट्स में इस कॉस्ट को बाइफरकेट करते हो। जैसे प्राइम कॉस्ट आपका कैसे आता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस की प्राइमरी हमको कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है। तो अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, इस मटेरियल को हम ऑप्टिमम तरीके से कैसे कॉस्टिंग पे लाए। फॉर एग्जांपल मतलब ऐसे हम क्या चीजें करें कि हमारा मटेरियल का कॉस्ट कम से कम हो एंड प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसके लिए इन्होंने एक डेडिकेटेड चैप्टर हमारे सिलेबस में दिया है, दैट इज नोन एज मटेरियल कॉस्टिंग। तो ऐसे कुछ टूल्स टेक्निक्स हम इसमें सीखेंगे जो आइडियली हम जितने बेस्ट पॉसिबल वे से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगा पाएंगे, उतना अच्छे से हम मटेरियल के एलिमेंट को वैल्यू कर सकते हैं। देन सिमिलरली डायरेक्ट लेबर पे इन्होंने एक चैप्टर बना दिया बेटा, एम्प्लॉय कॉस्टिंग करके, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके भी इन्होंने एक चैप्टर बना दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर मैं आईसीआई के सिलेबस की बात करूं तो इन्होंने एक्चुअली चैप्टर 3 में ये दोनों को क्लब किया है। इस पे एक डेडिकेटेड चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2। तो अभी आज का एजेंडा है हमारा मटेरियल कॉस्टिंग को रिवाइज करने का, राइट। तो आपका मटेरियल कॉस्टिंग हम रिवाइज करने वाले, राइट। तो मटेरियल कॉस्टिंग यानी कि मटेरियल रिलेटेड कॉस्टिंग के सारे टेक्निक्स को मैं असर्टन इस चैप्टर में करूंगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम इस चैप्टर की जब भी बात कर रहे हैं, कॉस्टिंग एज अ होल की बात कर रहे हैं, तो हम फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं कोई होलसेलर की बात नहीं करता हूँ, मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर की भी बात नहीं करता हूँ, मैं कोई सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इनका धंधा वो क्या है, वो किसी से गुड्स लेते, अपना प्रॉफिट ऐड करते एंड वो बेचते। पर फैक्ट्री रॉ मटेरियल लेता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है एंड उससे वो फिनिश गुड्स बनाता है। तो हम जब भी कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, या एफएम की बात कर रहे हैं, तो हम फैक्ट्री रिलेटेड सोच रहे हैं। तो आपकी सोच को थोड़ा सा बड़ा रखना जीवन में। तो हम मटेरियल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो एक हो सकता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, राइट, एंड एक होता है बेटा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। तो बिल्कुल आपको लोड नहीं लेना है, मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको आसानी से समझे। फॉर एग्जांपल चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये एसपी स्टाइलस पेन, इसका नाम है एक्सपी स्टाइलस पेन। तो यहाँ पे ये पेन हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस पेन को बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक लगता है, राइट। मुझे फॉर एग्जांपल लगता रहेगा ब्लैक कलर, मुझे लगता रहेगा सीरम, सो दैट ये ब्लैक कलर को एक ग्लॉसी शाइन आए। मुझे लगता रहेगा कुछ ग्लू, ताकि मैं इन दोनों को यानी कि इन सब चीजों को स्टिक कर सकूं। देन मुझे मेटल टिप्स लगते रहेंगे, राइट। अब यहाँ पे ये पांचों चीजों से मेरा ये स्टाइलस पेन बनता है। अब इनमें डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा है। तो अब डायरेक्ट मटेरियल का फंडा क्या है कि जो आपके फिनिश गुड्स में डायरेक्टली विजिबल है, ओके, जो आपकी फिनिश गुड में डायरेक्टली विजिबल है। तो आपने पेन देखा, आप मुझे बताओ कि सर मुझे इसमें प्लास्टिक दिख रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। सर मुझे ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ये ब्लैक कलर हो गया आपका डायरेक्ट मटेरियल। पर आपका इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, जो आपके फाइनल गुड में डायरेक्टली विजिबल नहीं है, पर वो यूज हुआ है एंड उसके बगैर आपका फाइनल प्रोडक्ट अधूरा सा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्लू, ग्लू मुझे दिख रहा नहीं है यहाँ पे, ना स्टिकीनेस फील मेरे हाथों को हो रही है, ना फील हो रहा है, ना वो विजिबल है। पर क्या वो यूज हुआ है क्या, द आंसर इज यस। क्या सीरम यूज हुआ है, मतलब ब्लैक कलर तो मुझे दिख रहा है, पर उसके ऊपर वो मैट फिनिशिंग में देख के पता लग रहा हूँ कि अच्छा ब्लैक कलर है कुछ अलग वे में, पर ये फिनिशिंग आई सीरम के वजह से।
क्या सीरम में फील कर पा रहा हूं? द आंसर इज नो। क्या सीरम में देख पा रहा हूं? द आंसर इज नो। तो सीरम हो गया मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो हम जब कॉस्टिंग के कंसेप्ट में बात करते, कंटेक्स्ट में बात करते, तो डायरेक्ट मटेरियल यानी कि ऐसा मटेरियल जिसकी कॉस्ट आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो इन योर फाइनल गुड या फिनिश प्रोडक्ट, एंड जिसका कॉस्ट आप डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते हो इन योर फाइनल प्रोडक्ट। एक सेकेंड गाइस, आई डोंट नो कॉल्स क्यों आ रहे हैं। ओके गाइस, वी आर बैक। हाँ, तो जिसकी कॉस्ट आप डायरेक्टली आपके फाइनल प्रोडक्ट में लिंक नहीं कर सकते हो वो आपका होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो जैसे डायरेक्ट मटेरियल जिसका खर्चा आप आपके फिनिश प्रोडक्ट यानी कि एंड प्रोडक्ट, जो मेरा स्टाइलस पेन है, उसमें आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो, एंड जिसका खर्चा आप आपके एंड प्रोडक्ट में डायरेक्टली एट्रीब्यूट या डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते हो, ये होता है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। आइए आगे बढ़ते, आगे डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं, हम कंसेप्ट्स पे भी जल्दी आएंगे, पर मैं आपको पहले एक बेस सेट कर दूं। देन देखो, अब यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग मतलब हम एक फैक्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं स्टाइलस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ। अब एक्चुअल में क्या होता है रियल लाइफ में, कि आपके जो सीईओ होता है, सीओओ होता है, ये आपका पूरा एक एनुअल प्लान बना लेते हैं। मतलब इनकी टीम होती है, ये डिमांड को फोरकास्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल 2026-27 में हम कितने स्टाइलस पेन बेच पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो इनका आया 80 लैक्स, 80 लैक्स इन यूनिट्स। हाँ बेटा, यूनिट्स 80 लाख यूनिट्स हम बेच सकते। ओके, तो अब सबसे पहले मुझे एक प्रोडक्शन बजट ड्रॉ करना पड़ता है। ये आपका चैप्टर नंबर 15 में कवर्ड है, प्रोडक्शन बजट। पर एक्चुअली चीजें काफी इंटरलिंक है। तो प्रोडक्शन बजट मतलब क्या, कि मैं देखो जैसे पर्टिकुलर्स लिखता हूं एंड यहाँ पे यूनिट्स लिखता हूं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि ठीक है, तो हमें कितना 80 लाख यूनिट हम बेच सकते हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, हमारा रिक्वायरमेंट है 80 लाख रुपीज, 80 लाख यूनिट्स, राइट। पर मेरे पास तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी रहा रहेगा पिछले साल का। तो मैं ये बताऊंगा ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट माय दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जब मैं चेक करता हूँ वो पेन्स का, स्टाइलस पेन्स का, तो वो आता है 20 लैक्स, 20 लाख यूनिट्स। तो अब मुझे पता चलता है कि 60 लैक्स अपने को इस साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पर देन मेरा सीईओ आया एंड वो बोला अरे पर अपने को तो क्लोजिंग स्टॉक रखना पड़ेगा ना कुछ स्टाइलस पेन, ऐसा नहीं कि पूरा स्टॉक आउट हो जाए, मतलब 60 लाख बनाए एंड 60 लाख पूरे बेच दिए, कुछ तो रखो ना अगले साल के लिए। तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलो क्लोजिंग स्टॉक अपन रख लेते 10 लाख, 10 लाख पेन अपने को चाहिए, ठीक है। तो ये 70 लाख रुपीज जो आंसर है ना, ये क्या है पता है क्या, ये मेरी है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी फॉर ईयर। तो ये है मेरी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी या प्रोडक्शन क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ये हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट का, राइट। ये हो गया मेरा फिनिश्ड गुड्स का। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे 70 लाख रुपीज, 70 लाख यूनिट्स एक्सपी पेन बनाने। तो अब मैं सबसे पहले मेरा बीओएम क्रिएट करता हूं। ये करता है मेरा प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करता है कि हम एक्सपी पेन मैन्युफैक्चर करने वाले, जिसमें क्या क्या यूज होना चाहिए। तो जिसमें मैं बोलता हूँ कि प्लास्टिक यूज होना चाहिए, पर ऐसे जनरसली नहीं, बहुत स्पेसिफिकली लिखते हैं कि प्लास्टिक ग्रेड A+ वाला 200 शीट्स हमें लग सकता है। देन ब्लैक कलर, ब्लैक कलर कौन सा, A++ ग्रेड वाला, हमें 200 लीटर लग सकता है। तो मैंने क्या क्या लिखा कि मुझे रॉ मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड है, कौन से ग्रेड का रिक्वायर्ड है, कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, एंड उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्पेसिफाई करा है कि मेरे प्रोडक्शन को मीट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो इट इज अ लिस्ट स्पेसिफाइंग डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि मेरे फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए मैं एक बहुत ज्यादा डिटेल मैनर में एक लिस्ट बनाता हूँ, उसमें सब कुछ स्पेसिफाई करता हूँ कि मुझे कौन सा मटेरियल चाहिए,
कितना चाहिए, उसका यूएम क्या होना चाहिए, उसका क्वालिटी या ग्रेड कौन सा होना चाहिए, है ना, क्योंकि ग्रेड के ऊपर मेरा क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो एक बनता है मेरा बिल ऑफ मटेरियल। ये कौन बनाता है बेटा, ये बनाता है मेरा प्लानिंग प्रोडक्ट, ये यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब ये जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऐसे समझो कि ऑर्डर मिला है कि आपको ये 70 लाख स्टाइलस इसी ग्रेड्स के हिसाब से आपको बनाने हैं। फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो सिर्फ इनका काम क्या है कि इनके पास रॉ मटेरियल आता है, ये इसको खाली प्रोसेस करता है। तो अब ये रॉ मटेरियल इसको रिक्वायर्ड होगा, फिर ये जाएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। ओके, तो ये जाता है बेटा स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास कि सुनो ना यार, हमको बोला है इन्होंने पेन्स बनाने को, तो हमको ये बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से ये सारे रॉ मटेरियल जो जो भी ग्रेड के लिखे ना वो प्लीज प्रोवाइड करो। तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमको प्लीज मटेरियल दे दो। तो ये देता है इनको एमआरएन, दैट इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मतलब ऐसा नोट जहाँ पे आप मटेरियल की रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट मतलब क्या कि बेसिकली आसान भाषा में आपका गोडाउन, जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल स्टोर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये इनके पास लिस्ट चली गई एंड ये देखेगा कि अपने पास स्टॉक में क्या क्या है। तो जैसे इनको पता चला कि अपने पास प्लास्टिक शीट है, चलो ये दे देंगे, पर ब्लैक कलर नहीं है, ब्लैक कलर 0 है, तो ब्लैक कलर 200 लीटर। एंड फॉर एग्जाम्पल और क्या है, मेटल टिप, एंड मेटल टिप्स भी नहीं है, मेटल टिप्स 500 चाहिए थे, 500 के 500 नहीं है। तो जो इनके पास स्टॉक में है वो इनको दे देगा, राइट। पर जो नहीं है तो क्या वो ऐसे बोलेगा क्या कि नहीं यार अपने पास स्टॉक नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, चमाट पड़ेगी उसको। तो उसको जो उसके पास नहीं है ना वो चीजें बाय करनी पड़ती है, पर वो ऐसे ही बाय नहीं कर सकता है। हम फैक्ट्री में जब देखते हैं ना, वहां पे पूरा हर एक सेक्शन, मतलब हर एक काम एक एक अथॉरिटी को दिया रहता है। तो अगर परचेस करने का काम है तो परचेस डिपार्टमेंट हमने एक बनाया है फैक्ट्री में, परचेस डिपार्टमेंट। तो अब ये स्टोर्स वाला परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएगा एंड उसको बोलेगा कि अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हमको ये रिक्वायरमेंट आ रहा है, हमारे पास वो स्टॉक नहीं है, तो आप प्लीज ये परचेस करो। तो ये इसको देता है परचेस रिक्विजिशन नोट, कि परचेस मतलब ऐसा नोट जहां पे मैं कुछ परचेस करने के लिए, एक सेकेंड देना गाइस, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, असुविधाओं के लिए खेद है। हम्म, तो क्या होगा, राइट। तो ऐसी नोट जहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर ये परचेस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली परचेस को प्रोसीड करेगा। हालांकि ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है इंटरनल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हमें मटेरियल कॉस्टिंग के लिए क्या क्या समझना है उतना ही मैं कवर करा रहा हूँ। तो मैंने 3 चीजें कवर कराई, एक तो मेरा बिल ऑफ मटेरियल, मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें मैं स्पेसिफाई करता हूँ मेरे रॉ मटेरियल की डिटेल्स। देन एक में बनाता हूँ मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको देता है बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देता है मेरे स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल डिपार्टमेंट को कि हमको ये मटेरियल रिक्वायर्ड है, आप हमको प्रोवाइड करें। देन एक होता है आपका परचेस रिक्विजिशन नोट, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट को देगा कि हे परचेस डिपार्टमेंट, हमको ये चीजों का रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन से आया है एंड हमारे पास देने के लिए नहीं है, तो प्लीज आप परचेस करके दे दो। तो इसी के साथ नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते, आई होप कि आपको फ्लो पता चल गया रहेगा। देन आइए एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते। आपका फोकस क्या है कॉस्टिंग में, कि आपको कॉस्ट ऑप्टिमम चाहिए, मतलब मिनिमम चाहिए, सो दैट अगर आपकी कॉस्ट मिनिमम है मतलब ये आपका प्रॉफिट ज्यादा है। तो आप मटेरियल की बात कर रहे हो, ओके, आप मटेरियल की बात कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो या वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, पर ऐसा हो सकता है ना कि इस मटेरियल को परचेस करने के लिए कुछ खर्चा लगता रहेगा। फिर हम ये स्टोरी कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, हम ये परचेस डिपार्टमेंट से कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आ रहे हैं हमारे परचेसिंग डिसीजंस। ठीक है, तो मुझे मटेरियल के लिए क्या क्या कॉस्ट रिक्वायर्ड है, सबसे पहला कंसेप्ट जो मेरा ऑफिशियली आ रहा है दैट इज टाइप ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड। तो एक तो मेरी मटेरियल की खरीदने की कॉस्ट हो गई, ठीक है।
एक होता है मेरा मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, एक होता है मेरा कैरिंग कॉस्ट, एंड एक होता है मेरा कि कितने में वो मटेरियल परचेस हुआ है। हालांकि ये दोनों ही कॉस्ट रहते, ये मैंने ऐसे ही लिखा परचेस कॉस्ट। अब ये कौन से खर्चे आप ये समझना। अब मान लो ये मैंने दिल्ली से गुड्स मंगाए, जैसे 200 शीट्स प्लास्टिक के थे, क्या मंगाना था मुझे, ब्लैक कलर मंगाना था, तो 200 लीटर ब्लैक कलर, ठीक है। हमने दिल्ली का वेंडर फाइनलाइज किया एंड उससे 200 लीटर कलर मंगाया। पर अब दिल्ली से लेके यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री पुणे में, तो मेरा जो गुड्स है वो दिल्ली से लेके मेरे गोडाउन तक पहुंचने तक जितने भी खर्चे, जिसको मैं बोलता हूं लैंडेड कॉस्ट, मतलब क्या, मेरा प्रोडक्ट लैंड होने तक जो जो भी खर्चे मुझे लगे वो सारे मेरे मटेरियल में आते। तो एक होता है मेरा मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, जो आपका एक किस्म का लैंडेड कॉस्ट होता है, यानी कि आपका मटेरियल आपके पास पहुंचने तक क्या क्या खर्चा हुआ है, वो सारा खर्चा आपका मटेरियल का कॉस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रांजिट इंश्योरेंस करा लिया, ट्रांजिट इंश्योरेंस की अगर मान लो माल चोरी हो गया रास्ते में, देन फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपने फ्रीट चार्जेस पे किए रह गए, तो फ्रीट चार्जेस इज ऑल्सो योर लैंडेड कॉस्ट। देन एक हो सकता है कि अपन ने कुछ टैक्सेस, अनअवॉइडेबल टैक्सेस पे करे, तो ये टैक्सेस भी आपका लैंडेड कॉस्ट का हिस्सा है। देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने पे किया, पोस्टेज का कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, यानी कि वो सारे खर्चे जो आपके फाइनल प्रोडक्ट को यानी कि फाइनल प्रोडक्ट मतलब आपके रॉ मटेरियल या आपने जो भी प्रोडक्ट मंगाया है आप तक पहुंचने के लिए जो जो भी खर्चा लग रहा है ना, दैट इज नथिंग बट योर मटेरियल प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट, जिसको आप ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलते हो। देन एक होता है आपका मटेरियल का कैरिंग कॉस्ट, जिसको आप मटेरियल का स्टोरेज कॉस्ट बोलते हो। अब देखो बेटा, हम क्या करते हैं, देखो अब 200 लीटर तो हमको इसके लिए रिक्वायर्ड है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए। पर मुझे बताओ परचेस डिपार्टमेंट लेते वक्त 200 लीटर लेगा या वो ज्यादा लेगा? सर वो ज्यादा लेगा, तो हम 500 लीटर मंगा रहे। तो 200 लीटर चलो यूज होने वाला है, 300 लीटर क्या करना पड़ेगा हमको, स्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो स्टोरेज का कॉस्ट है ना, दैट इज नथिंग बट माई कैरिंग कॉस्ट। मतलब कैरिंग कॉस्ट आपका ऐसा खर्चा है जो आपके रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो एक होता है आपका प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट, मटेरियल रिलेटेड, एक आ गया आपका प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट, एंड एक हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट, मतलब जैसे नाम में ये कि मटेरियल को कैरी करने के लिए जो भी कॉस्ट लग रहा है, दैट इज मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट। एक हो गया इसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स, ठीक है, जहां पे वो माल मेरा स्टोर हो रहा है, सैलरी एंड वेजेस ऑफ स्टोर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इंश्योरेंस, अगर मैंने मेरे स्टोरेज का इंश्योरेंस लिया है तो वो डेटोराइट, एब्सोलेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। ये चीज क्या है पता है क्या, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्टोर करने की कैपेसिटी थी 100 लीटर की, पर अब मेरे पास माल कितना आया है 300 लीटर का, तो मान लो मैंने एडिशनल जगह ली ना 200 लीटर की, तो वो 200 लीटर की जगह मेरे को गई 20,000 रुपए में। पर ये 20,000 रुपए मेरे पास नहीं थे, तो मैंने एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया जिसपे मैं 10% इंटरेस्ट भेज रहा हूँ। तो ये 2,000 का खर्चा भी मेरा स्टोरेज का ही खर्चा माना जाएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। एंड एक है आपकी परचेस कॉस्ट, ऑब्वियसली द बेस परचेस प्राइस एग्रीड, ये आपका परचेस ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है, मतलब इन शॉर्ट आपकी परचेस प्राइस कितनी है। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो आइए बेटा, हम यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमारे मटेरियल रिलेटेड क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। अभी अपने को क्या करना है, अपने को अपना फोकस क्या है कि अपना कॉस्ट जो है ना वो ऑप्टिमम आए। मतलब मुझे मटेरियल प्रोक्योरमेंट का खर्चा लगने वाला है, मुझे कैरिंग का भी खर्चा लगने वाला है, परचेस का भी है, तो मैं इनकी कॉस्ट कम से कम कैसे रख सकूं, हम इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। to arrived at optimum level of cost, एक मिनट, give me 1 second, I have to connect my laptop का चार्जर।
एकदम धीरे धीरे जाएंगे, स्टार्टिंग में काफी धीरे रखूंगा, फिर बाद में जैसा आपका एक फ्लो बनेगा ना, फिर अब देखो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मैनर में हम चले जाएंगे। तो आपको समझा अब तक कि आपके कॉस्टिंग रिलेटेड मटेरियल में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, राइट। अब ध्यान से समझना, आपका फोकस क्या है कि आपको ऑप्टिमम कॉस्ट चाहिए, मतलब आपको कॉस्ट डिसीजन ऐसे लेना है कि आपका सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट आए, जहां पे आपके रिटर्न्स ज्यादा हो, यानी कि आपके रिटर्न्स हाइयर हो। पर आप मैं कुछ एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, यानी कि चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, राइट। एग्जांपल ले लेता हूं मैं बेटा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मुझे मान लो फॉर एग्जांपल एनुअल डिमांड है, ओके। यानी कि जो परचेस डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम 20 लाख यूनिट्स को प्रोक्योर करेंगे, राइट। 20 लाख यूनिट्स को प्रोक्योर करेंगे एन्युअली। तो अब यहाँ पे कुछ काफी अलग अलग डिसीजन होते हैं। एक होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मान लो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो मैंने ये पूरा एक मोटा मोटी कैलकुलेट किया रहेगा, एंड इसका फॉर एग्जांपल आ रहा है 1700 रुपए आपके एडिशनल एक ऑर्डर के पीछे जाते, अदर देन परचेस प्राइस। देन एक होता है आपका कैरिंग कॉस्ट, कि अगर मैं स्टोर करता हूं मटेरियल मेरे गोडाउन में, तो मुझे कितना कैरिंग कॉस्ट लगता है। तो ये जनरली परसेंटेज में होता है, तो से फॉर एग्जांपल 10% ऑफ परचेस प्राइस, ओके। देन अब यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे आएगी, मैंने वो मटेरियल कितने में परचेस करा, प्लस उसका ऑर्डरिंग का कॉस्ट कितना है, एंड प्लस उसको कैरी करने का कॉस्ट कितना है। तो मुझे टोटल कॉस्ट के बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे आप ये समझना, तो अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल एक होता है मेरा ऑर्डर साइज, राइट। एक होता है मेरा ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज मतलब क्या, कि मैं एक बार में कितने यूनिट्स को ऑर्डर करूं। तो मुझे रिक्वायर्ड कितने, मुझे रिक्वायर्ड है 20 लैक्स। तो 20 लाख एक साथ मंगा लूं क्या, चलो मंगा के देखते। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं 20 लाख मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, यानी कि मेरा एनुअल डिमांड है 20 लाख रुपीज का, एंड मेरी ऑर्डर साइज है, एक बारी में ही मैं सारे मंगा रहा हूं, तो मैं एक ही ऑर्डर कर रहा हूं, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, दैट इज 1700 रुपीज। तो मेरा टोटल ऑर्डरिंग का खर्चा कितना लग जाएगा, 1700 रुपए। पर मुझे इसको स्टोर भी करना पड़ेगा, राइट। पर मुझे मटेरियल को स्टोर भी करना पड़ेगा। तो कैरिंग कॉस्ट कितना है मेरा, 10% है। 10% ऑफ व्हाट, माय परचेस प्राइस। परचेस प्राइस मैंने नहीं दिया है क्या, चलो एक काम कर लेता हूं, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं। कैरिंग कॉस्ट है फॉर एग्जांपल आपकी 2500 रुपए। तो से फॉर एग्जांपल कैरिंग कॉस्ट कितनी लगने वाली है, 2500 रुपए। पर अब ये कैरिंग कॉस्ट किस पे लगेगी, ये जितना अभी 20 लाख है ना, पर 20 लाख पे सब देखो, पर 20 लैक्स पे पूरा नहीं लगा सकता, क्योंकि कुछ तो मटेरियल प्रोडक्शन में यूज होने वाला है। तो एग्जैक्ट कितना लूं, तो ये बोलते हैं कि आप क्या करो, जितना भी आपने मंगाया है ना, जितना भी आपने मंगाया है, उसका आधा ले लो, एवरेज ले लो। तो उसका आधा, यानी कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इज योर एवरेज इन्वेंट्री, की एवरेज आपके गोडाउन में कितना स्टॉक रहता है। तो इस केस में आएगा 10 लाख, राइट। तो मेरी टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी है, तो मेरी टोटल कैरिंग कॉस्ट है 2500 इंटू 10 लाख, तो दैट इज 25, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लगभग अगर मैं देखता हूं तो 25 करोड़ इज माई कैरिंग कॉस्ट। तो मेरा इस केस में टोटल कॉस्ट कितना बना, तो इस केस में मेरा जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 25 करोड़ एंड 1700, तो 25 करोड़ 1700 रुपए इज माई टोटल कॉस्ट। कौन सा वाला कॉस्ट ऐड किया मैंने, ये वाला कॉस्ट एंड ये वाला कॉस्ट, माई ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड माई कैरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट माई टोटल कॉस्ट। तो पहले केस में अगर मैं एक साथ पूरा माल मंगा लेता हूं ना, तो 25 करोड़ 17 रुपए लगेंगे। तो फिर मैं चलो एक डिसीजन लेता हूँ, एक काम करते अपन एक साथ चलो 20 लाख नहीं मंगाते, अपन एक काम करते 10-10 लाख के मंगाते, यानी कि एक बार 10 लाख मंगाएंगे, दूसरी बार 10 लाख मंगाएंगे। तो अब यहाँ पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 लाख की रिक्वायरमेंट है,
पर मैं एक बार में तो 10 लाख ही मंगाऊंगा। तो 2 बार मेरे गोडाउन में माल आने वाला है दिल्ली से, राइट? तो 1700 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड ये 3400, कैसे? 1700 एक बार, तो 2 बार का 3400 रुपए। तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि माई ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नथिंग, देखो ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट माई ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। पर नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आया बेटा? एनुअल मुझे कितना रिक्वायर्ड था और एक बार में कितना बना रहा हूं, यानी कि एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज। दो फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिए। आइए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। देन कैरिंग कॉस्ट आपका 2500 है, पर यहाँ पे ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक रहेगा? अगर मैं 10 लाख मंगा रहा हूं तो एक बार में मेरा कितना स्टॉक रह रहा है? एक बार में मेरा 5 लाख रह रहा है, ठीक है। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इज योर एवरेज इन्वेंट्री। तो कितना आएगा इस केस में खर्चा? तो इस केस में आएगा 1 करोड़ 25 लाख रुपए। 1 करोड़ 25 लाख रुपए। तो मेरा टोटल खर्चा कितना है? 1 करोड़ 25 लाख प्लस 3400, तो 1 करोड़ 25 लाख 3400। तो यहाँ पे देखो, पहले केस के कंपैरिजन में दूसरे इसमें कॉस्ट काफी कम है, राइट? दूसरे इसमें कॉस्ट काफी ज्यादा कम है। पर मुझे एक मैथमेटिकल एक चीज दिखती है। क्या चीज दिखती है? कि सर आप यहाँ पे फोकस करना, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। देखो, पहले केस में मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट था 1700, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट हो गई 2.5 करोड़। पर यहाँ पे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे 1700 से 3400 हुई, यानी कि जैसे वो इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे मेरी कैरिंग कॉस्ट कम हो गई। कैसे, क्या? क्योंकि देखो ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज मेरे पास इन्वेंट्री मेरे गोडाउन में कम होती है। तो अगर इन्वेंट्री कम है तो उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा स्टोर करने का। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कम हो रहा है, यानी कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि मैं किसको एलैबोरेट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक ध्यान से समझ लेना। जैसे मेरा ऑर्डर साइज इंक्रीज हो रहा है, ऑर्डर साइज मतलब क्या? कि मैं एक बारी में कितनी बार मंगा रहा हूं। तो मुझे 10 लाख फॉर एग्जाम्पल एक साल में लगते, और मैं एक बारी में 10 लाख ही मंगा रहा हूं, राइट? तो मेरी जैसे ऑर्डर साइज इंक्रीज हो गई, मतलब देखो, ऑर्डर साइज मैंने बढ़ा दिया, पूरा रख दिया, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली एक ही बार मंगाऊंगा। पर अगर मान लो 10 लाख एक साल में लग रहा है, मैं 5-5 लाख 2 बार मंगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर साइज जैसे डिक्रीज हो गई, 10 लाख का 5 लाख हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ गए। एक ऑर्डर के पीछे का कॉस्ट है मान लो 200 रुपए, तो यहाँ पे 200 रुपए लगेगा, यहाँ पे 400 रुपए लगेगा। तो ऑर्डर साइज बढ़ती है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहा है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, देखो सॉरी, ऑर्डर साइज अगर बढ़ रही है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहा है, मतलब ही ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज योर ओसी। पर उतना ही माल मेरे एवरेज इन्वेंट्री में रह रहा है। पहले केस में 10 लाख मुझे स्टोर करना पड़ेगा, मतलब 5 लाख रहेगा, एंड दूसरे केस में सिर्फ 2.5 लाख रहता है। तो देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हुआ तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे मेरा बढ़ गया। आपको लॉजिक भी मैंने क्लियर करा दिया है। तो आप ये अपने पास फंडा है, तो मेरे को एनालिसिस से ये समझता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज प्राइस इज माय टोटल कॉस्ट। परचेस प्राइस तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो वेंडर से मैंने एग्री किया है वो उतने ही प्राइस पे भेजेगा। हाँ, पर कुछ फैक्टर्स के वजह से कंट्रोलेबल कहाँ पे? कंट्रोलेबल मेरे ऑर्डरिंग कॉस्ट में एंड मेरे कैरिंग के कॉस्ट में मेरे कुछ डिसीजन से, डिसीजंस के फैक्टर है। जैसे डिसीजंस के फैक्टर क्या क्या हो गए बेटा? एक हो गया मेरा ऑर्डर साइज, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट मेरे कॉस्ट पे आ रहा है। एक हो गया मेरा ऑर्डर साइज के ऊपर ही, मतलब देखो ना, पूरा गेम ऑर्डर साइज पे ही चल रहा है। अगर ऑर्डर साइज बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएगा, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाता है, पर उतना ही स्टोरेज का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अक्खा गेम मुझे इतना समझ गया कि ऑर्डर साइज पे। तो कॉस्टिंग में मैं क्या करने की कोशिश करता हूं? मैं एक ऐसे ऑर्डर साइज को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता हूं जहां पे मेरी कॉस्ट ऑप्टिमम आए, मतलब कम से कम आए। तो यहाँ पे
देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्राफ के थ्रू में एक आपको कुछ प्रेजेंट कराना चाहता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, चार ऑर्डर, पांच ऑर्डर। एक ऑर्डर का 100 रुपए, 200 रुपए, ठीक है, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। तो यहाँ पे एक ऑर्डर किया तो 100, दो किया तो 200, तीन किया तो 300, चार किया तो 400, पांच किया तो 500। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पर मेरा कैरिंग कॉस्ट ऑन द अदर हैंड डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 500 लग रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पे स्टोरेज कम हो गई गुड्स की। ऑर्डर साइज यहाँ पे जैसे बढ़ गई, राइट, ऑर्डर साइज क्या हो गई, ऑर्डर साइज जैसे यहाँ पे कम हो गई, ऑर्डर साइज जैसे कम हो गई तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। पर स्टोरेज मेरा उतना कम हो गया। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ पे आए। तो यहाँ पे ये देखो ना, ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन है एंड ये मेरी कैरिंग कॉस्ट की लाइन है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब ये यहाँ पे इक्वल हो रहा है, वेर माई ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। मतलब यहाँ पे अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट अगर मैं इक्वेट कर पाता हूँ, क्यों इक्वेट क्यों कर पाता हूं, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए इक्वेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट को इक्वेट कर पा रहा हूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं ऑप्टिमम लेवल पे आ गया हूं। पर यहां पे मैं इसको इक्वल कैसे करूंगा, तो इसके लिए आपके सिलेबस में एक फॉर्मूला दिया है, राइट। आपको समझा कि आपको क्या करना है, एक ऐसे ऑर्डर साइज को असर्टन करना है जहां पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू योर कैरिंग कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला है 2 एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, एंड इसका आपको लेना है रूट। अब यहाँ पे आइए मेरे साथ स्क्रिबल, आप आई होप आप स्क्रिबल कर रहे होगे, रेड पेन लेना। यहाँ पे हम कंसेप्ट लिख रहे ईओ क्यू, मतलब इकोनॉमिक, ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या है इसका नाम बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब मेरी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट मेरा खर्चा इकोनॉमिक आए, इकोनॉमिक मतलब मेरे पैसे बचाए। तो इसका फॉर्मूला है 2 एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसको डिवाइड किया एंड इसका रूट लिया। अब ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें, ये कंफ्यूज मत हो जाना कभी। तो बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें लिखने ला, टू हमेशा फॉर्मूला में ही रहेगा एंड रूट हमेशा आपको करना ही करना है। देन एग्जाम पॉइंटर्स कुछ आपको बता दूं कि आपको लेना है बेटा एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आप फैक्ट्री के परचेस डिपार्टमेंट के अंदर कॉस्टिंग का काम कर रहे हो। ये क्या करते आईसीआई वाले, आपको जानबूझ के एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड देते। वो बोलते कि आपको एक फिनिश गुड बनाने के लिए, एक फिनिश गुड बनाने के लिए 200 रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है एंड आप और वो कमीने क्या करते पता है क्या, वो आपको बोलते कि 200 फिनिश गुड बनाने हैं आपको। तो आप 200 नहीं, आपको 200 इंटू 200 मतलब 40,000, ये हो गया आपका एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ 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 मटेरियल मटेरियल मटेरियल। मतलब वो आपको बोलेगा कि आपको 2 एक्सपी स्टाइलस पेन बेचने हैं एंड एक एक्सपी स्टाइलस पेन के लिए 5 शीट लगते। तो अगर 10 एक्सपी स्टाइलस पेन है, एनुअल डिमांड ऑफ स्टाइलस पेन इज 10, तो आपको 10 नहीं लिखना है, आपको 50 लिखना है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल का एनुअल डिमांड ले रहे हो। तो दिस इज एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। देन फॉर्मूला में लेते वक्त आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की, एक बार में ऑर्डर करता हूं तो मुझे कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा पर ऑर्डर आना चाहिए। एंड एक होता है आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट में वो क्या करता है मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको डायरेक्टली अमाउंट में दे देगा कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। पर कभी कभी वो चालाकी करता है, वो आपको बोलता है कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है आपका 10%, तो आपको
ये परचेस प्राइस जो क्वेश्चन में गिवन होती है ना, इंटू 10% करना है। मान लो 200 रुपए परचेस प्राइस दे रखी है, इंटू 10%, तो आपका कैरिंग कॉस्ट आएगा बेटा 20 रुपए। गलती से भी ये गलती मत कर देना कि आपने 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल किया, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट किया, डिवाइडेड बाय 10% किया। अगर आपने ये गलती से भी किया तो आप 10% मतलब बच्चे क्या करते, 10 और परसेंटेज का बटन दबा देते, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपको इस परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको पहले परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, एंड जो आंसर आया 20 रुपीज, फिर वो 20 रुपीज आपका डिनोमिनेटर में आना चाहिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ऐसा ऑर्डर साइज जहां पे मेरा कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में जैसे देखो, यहाँ पे थर्ड वाला चीज, अभी अपन यहाँ पे ईओक्यू निकालते, तो यहाँ पे अपन निकालते हैं ईओक्यू। तो मेरी देखो क्या क्या रिक्वायर्ड है मुझे फॉर्मूला के लिए। देखो मेरे पास एनुअल डिमांड है, एनुअल डिमांड है ये रॉ मटेरियल का, ओके। तो 2 इंटू, चलो मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर नहीं लेता, मैं इस पे ही करता, आपको समझिए। तो 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना है 20 लाख रुपए, 20 लाख यूनिट्स, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है मेरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 1700 रुपए, डिवाइड क्या करना है मेरे को 2500। 2500 क्यों 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 2500 क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्टली फिगर दिया है, एंड इसका मुझे करना पड़ेगा रूट। तो ये आ गई मेरी ऑर्डर साइज 1650। तो 1650 मतलब मुझे एक बार में ऑर्डर साइज लेना पड़ेगा 1650। तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे, 20 लाख की रिक्वायरमेंट है, एक बार में 1650 आएगा। तो 20 लाख अपॉन 1650 कैलकुलेटर पे करना मेरे साथ, तो 20 लाख, 20 लाख अपॉन 1650 दैट इज 1212, यानी कि से मोटा मोटी 12-13 ऑर्डर में दे रहा हूं। पर एक ऑर्डर के पीछे, एक ऑर्डर के पीछे, एक ऑर्डर के पीछे मेरे लग रहे 1700 रुपए। एक ऑर्डर के पीछे कितने लग रहे बेटा मेरे, 1700 रुपए। तो 1700 इंटू 12-13 यानी कि 20,62,100 रुपीज का मेरा आ गया ऑर्डरिंग का कॉस्ट। आप बोलेगी सर आप गलत पढ़ा रहे हो, मतलब ये तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आ गई ना ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी, यहाँ पे 1700, यहाँ पे आ गया 3400, यहाँ पे आ गया 20,62,100। पर बेटा अपने को कैरिंग कॉस्ट भी निकालना है, कैरिंग कॉस्ट है मेरा 2500। मेरी एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहने वाली है, अगर मैं एक बारी में 1650 मंगाऊंगा, यानी कि अगर मैं एक बारी में बेटा कितना मंगाऊंगा 1650, तो एवरेजली मेरे पास कितना स्टॉक रहता है 825 का। एक बार का स्टोरेज का कॉस्ट कितना है 2500 रुपए। तो ये आ गया मेरा 20,62,500। ओ एम जी। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई 20,62,500, राइट। 20,62,500 इंटू 2, तो मेरी 41,25,000 is nothing but my total cost, total cost। तो पहले केस में 2,50,17,00, दूसरे केस में 1,25,34,00, एंड तीसरे केस में डायरेक्टली 41,25,000, क्योंकि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। मतलब मैं लीस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, मतलब क्या, लीस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ गया हूं, हे। तो मैं ऑप्टिमम कॉस्ट पे आ गया हूं। तो इसी फॉर्मूला से आप ऐसी ऑर्डर साइज डिराइव करते हो जहां पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। एक एग्जांपल भी मैंने दिया है यहाँ पे, वो वही चीज जो मैंने आपको ऊपर मैंने वन नोट में कुछ और लिया, यहाँ पे कुछ और लिया। अब यहाँ पे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपको पढ़ा दिया मैंने। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा आएगा आपका, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे समझेगा कि एनुअल डिमांड मेरी कितनी है अपॉन में एक बार में कितना मंगाने वाला हूं, इससे आएगा मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देगा मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या, मेरे स्टोरेज का कॉस्ट, तो मैं एवरेज इन्वेंट्री कंसीडर करता हूँ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा मेरा, ऑर्डर साइज या ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2। अरे पर ईओक्यू मतलब ऐसा ऑर्डर साइज जहाँ पे क्या बोलते, जहाँ पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट इज
इक्वल टू टोटल कॉस्ट, एंड ये फॉर्मूला ईओक्यू का दिया हुआ है। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल ही आपको लेना है, यहाँ पे वो ट्रिक कर सकता है आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ही लेना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ही लेना है। अगर रुपीस में दिया है तो एज इट इज ले लो, परसेंटेज में दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई विथ किसके साथ मल्टीप्लाई करो, परचेस प्राइस के साथ। ओके हाँ, एक छोटा सा कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। ये फ्रीक्वेंसी वो क्या पूछ रहा है पता है क्या, कि अगर आपकी 20 लाख की एनुअल डिमांड है और आप एक बार में आप 1650 मंगाने वाले हो, राइट, आप एक बार में कितना मंगाने वाले हो, 1650, तो आप कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, 20 लाख अपॉन 1650, 20 लाख अपॉन 1650, यानी कि मैं 12-13 ऑर्डर्स प्लेस कर रहा हूं। पर वो आपको पूछ रहा है कि आपको यानी कि मतलब कितने दिन में एक ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1213 डिवाइडेड बाय 12 करता हूं, 1213 डिवाइडेड बाय 12, 12-13 ऑर्डर करने वाला हूं मैं 12 महीनों में, तो मैं एवरी 101.10 डे पे क्या करूंगा, एक ऑर्डर करूंगा। देखो, एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मतलब मान लो अगर आपकी एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट है और ऑर्डर साइज 1000 है तो आपको 10 बार मंगवाना पड़ेगा। पर अगर मान लो आपके दिन में है 360, एक साल में होते आपके 360 डेज, तो आपको 10 बार मंगाना है ना, तो आपको एवरी 36th डे मंगाना पड़ेगा। मैंने गलती से यहाँ पे ऊपर किया, यहाँ पे 12/12-13, या एक्चुअली डेज में बहुत छोटा आएगा, मंथ में बहुत छोटा आएगा, तो 360 डेज अपॉन 12-13, तो 360 डेज अपॉन 12-13, तो यहाँ पे मतलब मुझे दिन के 2 ऑर्डर करने पड़ेंगे, है ना, तो दिन के मुझे क्या करना पड़ेगा, 2-3 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। मेरे एग्जाम्पल में एक्चुअली ना मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली इसलिए वो ऐसे आंसर आ रहा है। ये चीज हो गई अपनी ईओक्यू के रिलेटेड, सारे मेरे जो कंसेप्ट पॉइंटर्स थे वो हो गए। अभी एक आपका क्या क्वेश्चन आता है पता है क्या, एक आपका क्वेश्चन आता है परचेस इसका ईओक्यू का एंड परचेसिंग डिसीजन का। मतलब फॉर एग्जांपल मैं परचेस डिपार्टमेंट में बैठा हूं, तो मैं पहले एक ऑर्डर साइज को डिटरमाइन कर लेता हूं, जिससे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। पर एक कंसेप्ट आपने सुना होगा क्वांटिटी डिस्काउंट का। हाँ, तो ऑर्डर साइज फॉर एग्जांपल मेरा 1650 आया, पर वो मुझे बोला कि भैया अगर आप 20,000 एक बारी में लेते हो तो मैं आपको एडिशनली 2% डिस्काउंट दूंगा मेरे परचेस प्राइस पे। तो आपको इसका कंपैरिजन करना पड़ता है कि अभी हमें कौन सा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट कम से कम लानी, आपको टोटल कॉस्ट सबसे ज्यादा कम करना है। जब डिस्काउंट नहीं होता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, मतलब ही मेरा टोटल कॉस्ट सबसे कम है। पर अगर डिस्काउंट दे रहा है क्वांटिटी डिस्काउंट, तो मेरे कुछ फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे डिसीजन मेकिंग पे। कौन से फैक्टर चेंज हो गए, देखो कैरिंग कॉस्ट में मैंने आपको बोला कि आप परसेंटेज किस पे अप्लाई करते हो, परचेस प्राइस पे, तो ये एक फैक्टर चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते इन सब का। तो मैंने कोई एग्जांपल लिया है क्या यहाँ पे, नहीं मैंने एक एग्जांपल नहीं लिया है। तो चलो मान लो वही अपना एनुअल डिमांड से 20 लाख यूनिट्स का है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है फॉर एग्जांपल मान लो आपकी 1700 रुपए, कैरिंग कॉस्ट है से फॉर एग्जांपल मान लो आपकी 10%, एंड आपका परचेस प्राइस है 25,000 रुपए नॉर्मल केस में। एंड अगर आपको डिस्काउंट पॉलिसी लेना है तो ये आपको देने के लिए तैयार है 2% डिस्काउंट, मतलब 25,000 पे 2% देगा, तो 25,000 इंटू 2%, मतलब आपकी प्राइस हो जाएगी 24,000, कितना होगा रे, 25,000 माइनस 500, हाँ 24,500, तो 24,500 प्रोवाइडेड मेरा ऑर्डर साइज कितना है, यहाँ पे ऑर्डर साइज अगर मेरा 20,000 यूनिट्स एक साथ है, तो अब मुझे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा पर्टिकुलर्स, राइट। अब क्या मुझे परचेस प्राइस लेना पड़ेगा क्या, यस, क्योंकि अब मेरी परचेस प्राइस चेंज होने वाली, लॉजिकली सोचना। तो देखो पर्टिकुलर्स में लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेट जो मैं दे रहा हूँ वही होगा,
सबसे पहले आपको हमेशा परचेज प्राइस लेना पड़ेगा, राइट, एंड एक आपको लेना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। इसके दो प्रेजेंटेशन है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। एंड एक होता है आपका कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर देंगे बेटा, आपको क्या मिल जाएगा, इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ईओक्यू की बात कर रहा हूं, तो ईओक्यू मैंने कैलकुलेट किया था ऊपर, वो आया था मेरा 1650। तो ईओक्यू में मेरी ऑर्डर साइज है 1650 यूनिट्स, एंड ऑफर ऑफर में मेरी ऑर्डर साइज कितनी है, 20,000 यूनिट्स। परचेस प्राइस मेरा कितना रहेगा रे, परचेस प्राइस है मेरा 25,000 एक यूनिट्स का, ठीक है। कितना है मेरा, 25,000 एक यूनिट्स का। तो 25,000 इंटू मुझे लेने टोटल 20 लाख यूनिट्स, पर यहाँ पे इंटू 20 लाख यूनिट्स ही है, पर यहाँ पे 2% का डिस्काउंट है ना, तो यहाँ पे आएगा 24,500। तो परचेस प्राइस में पहला फायदा कहाँ पे हो रहा है, इंटू 20 लाख, तो 25,000 इंटू 20 लाख, अरे यार ये इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। कितना आ रहा है ये लोग, एक काम करते बेटा, इसको छोटा करते, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, क्वेश्चन में मान लो आपकी परचेस प्राइस है, चलो कितना लू, चलो 8,000 लेते, तो आपकी परचेस प्राइस है 8,000, एंड यहाँ पे फिर डिस्काउंट इस पे 2% है ना, तो 8,000 का 2% 7,840, तो 20 लाख इंटू 8,000, ठीक है, फिर भी काफी आ रहा है, तो 1,600 करोड़, ठीक है, 1,600 करोड़ एंड 20 लैक्स इंटू 7,840 करूंगा मैं, तो ये आ रहा है 1,568 करोड़। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। वर्किंग नोट दे देना यहाँ पे, वर्किंग नोट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग ऑर्डर कॉस्ट, तो किसमें, ईओक्यू में निकाल रहा हूं मैं, एंड एक ले रहा हूं मैं डिस्काउंट पॉलिसी में। तो सबसे पहला ऑर्डर कॉस्ट कैसा आएगा मेरा, ऑर्डर साइज, राइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा मेरा एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो पहले केस में क्या आएगा, एनुअल डिमांड कितना है 20 लाख यूनिट्स का, ऑर्डर साइज है मेरी ईओक्यू के अकॉर्डिंगली 1650, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है मेरा 1700, तो कर लेना बेटा 20 लाख डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 1700, दैट इज 20,60,606, ओके, 20,60,000, ओके ओके, गलती से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 20,60,606 इज नथिंग बट माई ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पहले ईओक्यू में निकाल लेता हूं मैं, तो इसका फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब मेरी ऑर्डर साइज को जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करता हूँ, तो मेरा आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो मेरा ऑर्डर साइज कितना था रे, ऑर्डर साइज था 1650, इसका एवरेज इतना आएगा, एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 8,000 परचेज प्राइस है मेरा ईओक्यू में, इंटू 10% लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मेरा आंसर आएगा कितना, 800 रुपए। तो 1650 डिवाइडेड बाय 2, 1650 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 800 रुपए, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा, अच्छा एक मिनट, माय बैड, मेरी गलती हो गई, एक्चुअली मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे बाद में चेंजेस किया ना, तो मेरे को पहले ईओक्यू फ्रेश कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सॉरी ये मैंने अनइंटेंशनली किया, अरे मैंने अगर ये चेंज कर दिया, व्हाट वी से, परचेस प्राइस, परचेस प्राइस चेंज हो जाएगा ना, तो परचेस प्राइस की वजह से कैरिंग कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा, तो 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, तो 20 लाख, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 1,700 रुपए, अपॉन मुझे करना पड़ेगा अभी 800 रुपए, ठीक है, अभी यहाँ पे 800 ही लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि
परचेस प्राइस क्या है ईओक्यू के वक्त, ईओक्यू, क्योंकि ईओक्यू ये मेरा ऑफर है, उनको ऑफर नहीं है, उनको ऑफर होता है तो ही वो डिस्काउंट देंगे। तो ये आएगा 85 लैक्स का, 85 लैक्स का मुझे रूट करना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। अरे 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 अरे, हम्म तो 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, कितनी मेरी कैरी करने की कॉस्ट, दैट इज 800 रुपए। तो इसका रूट कितना आएगा, यानी कि ये मेरी ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है 2916, तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा 2916। तो 2916 आएगा यहाँ पे, 2916 इंटू 1700, तो 20 लैक्स अपॉन 2916, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 686 आएगा। 686 इंटू 1700, दैट इज 11,66,200। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, मेरा ऑर्डर साइज कितना है रे, ऑर्डर साइज है मेरा 2916, तो 2916 ओके अपॉन 2916 अपॉन 2 इंटू 800 करता हूं मैं, तो 11,66,400। ठीक है, ये 200-300 का डिफरेंस चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पे ईओक्यू के तहत मेरा, यहाँ पे मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख लेता हूँ 11,66,200, 11,66,400। टोटल कॉस्ट कितना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 1600 करोड़। ठीक है, प्लस देखो 11,66,200 प्लस 11,66,400 प्लस 1600 करोड़, तो ये आएगा मेरा कितना आएगा, 1600,233,2600, मतलब 1600 करोड़ 23,32,600 रुपए। फिगर बहुत बड़ी ले ली मैंने गलती से। सेम चीज अपने को करना है डिस्काउंट के इसमें कैलकुलेट। तो डिस्काउंट का किस्सा आएगा, डिस्काउंट पॉलिसी में 20 लाख का एनुअल डिमांड है, एक बार में कितने मंगाऊंगा, तो ऑफर है 20,000, तो 20,000 मेरी ऑर्डर साइज होनी चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा मेरा, अगर मुझे 20 लाख साल में चाहिए, एक बार में अगर 20,000 मंगाता हूँ तो 100 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा मेरा 1,70,000 रुपए। ठीक है, एंड कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा मेरा, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ऑन एन एवरेज 20,000 डिवाइडेड बाय 2, इतना माल मेरे गोडाउन में रहने वाला है। पर मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, अब मुझे परचेस प्राइस पे 10% चाहिए, तो यहाँ पे मेरी परचेस प्राइस क्या है जब मैं डिस्काउंट ले रहा हूं, तो 7840, ये सही ले रहा हूं ना मैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट, कितना है, 8,000 पे 2% ऑफ है। हाँ, तो 7,7840 इंटू अब मुझे लेना पड़ेगा 10%, तो कितना आएगा ये 784 रुपीज। तो 10,000 इंटू 784, तो 78,40,000 इज नथिंग बट माई डिस्काउंट पॉलिसी का कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया बेटा, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा आया है यहाँ पे लगभग 1,70,000। ठीक है, एंड मेरा व्हाट वी से कैरिंग कॉस्ट काफी आया इसमें 78,40,000। तो टोटल कॉस्ट कितना है, परचेस का कॉस्ट 1,568 करोड़, 1,568 करोड़ प्लस 1,70,000 प्लस 78,40,000, तो ये आ रहा है मेरा 1 करोड़, सॉरी 1,568, 1,568 करोड़ 80,10,000। दोनों में से लीस्ट कॉस्ट का पे, क्या ईओक्यू पे है या मेरे नॉर्मल इसमें डिस्काउंट पॉलिसी पे। सर डिस्काउंट पॉलिसी पे आपका खर्चा कम आ रहा है कंपैरेटिवली, तो मुझे आप ये बताओ मैंने कौन सी पॉलिसी को सिलेक्ट करना चाहिए, मैंने ईगो रखना चाहिए एंड मैंने ईओक्यू ही रखना चाहिए क्योंकि ये मैंने कैलकुलेट करा है, या मैंने कंपनी का सोचना चाहिए एंड मुझे लीस्ट कॉस्ट पे जाना चाहिए। तो इस केस में डिस्काउंट पॉलिसी में आपका ज्यादा फायदा हो रहा है, तो आपकी ऑर्डर साइज होनी चाहिए 20,000, नॉट 1650। तो यही है आपका ईओक्यू एंड डिस्काउंट पॉलिसीज। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको ईओक्यू पढ़ा है ना, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है,
इसके कुछ अंडरलाइंग अजम्पशन से देखो, एज फार एज आईसीआई एग्जामिनेशन इज कंसर्न, और अगर आपको वो ईओक्यू पूछ रहा है तो आपको एनालिसिस का दिमाग बहुत कम है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। और रियल लाइफ में अगर आपको डिसीजन लेना है ना, तो आप ईओक्यू नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ईओक्यू के कुछ अंडरलाइंग अजम्पशन है। अंडरलाइंग अजम्पशंस मतलब क्या, कि ये चीजों के वजह से ही ईओक्यू आता है, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर में चेंज हुआ तो ईओक्यू फ्लॉप हो जाएगा। सबसे पहला, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पता होना चाहिए, तो पॉसिबल है, एंड इट शुड बी कांस्टेंट। अगर वो ब्रैकेट में फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि अगर आपने एक से 1000 एक साथ मंगाए तो 1000 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अगर मोर देन 1000 गुड्स मंगाए टिल 5000 तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा 800 रुपए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर irrespective ऑफ योर ऑर्डर साइज शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, देन सेकेंडरी, आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी नोन है, आपको पता है कितना लगने वाला है, एंड कांस्टेंट है। तो ये तो कंपनी के कंट्रोल में आता है, स्टोरेज का कॉस्ट थोड़ा सा, तो चलो ये पॉसिबल हो सकता है। पर क्या इसका कंडीशन है कि ये पता होना चाहिए एंड ये कांस्टेंट होना चाहिए। थर्ड, आइए एक एक चीज कराता हूं। कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट इज नोन, ओके, एंड कांस्टेंट एज वेल। ये सिर्फ ईओक्यू के लिए बोल रहा हूं मैं। मतलब ये क्या बोल रहा है, अभी ये गड़बड़ वाली चीज है। ये बोल रहा है अगर आप एक साथ 20 लाख लो, या अगर आप एक साथ 1650 लो, या अगर आप एक साथ 10 लाख यूनिट्स लो, या आप 5000 यूनिट्स लो, परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट अगर आपको ईओक्यू निकालना है तो आपका 8000 ही होना चाहिए। चाहे आप एक साथ 20 लाख यूनिट्स लो, 8000 ही रहेगा, एक साथ 1650 यूनिट्स लो, 8000 ही रहेगा। मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट नामक चीज इसने प्योर इग्नोर मार दिए। आपका कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज परचेज प्राइस पर यूनिट, आपका फिक्स ही होना चाहिए। एंड एक और फालतू का अजम्पशन है, बकवास अजम्पशन है, अजम्पशन नंबर 3 और 4। 4 में क्या बोल रहा है, देखो, आपने आज ऑर्डर किया, ठीक है, इनको पहले से ही पता लग गया था कि जेप्टो करके कुछ आने वाला है जो आपको 10 मिनट में पहुंचा देगा। आज ऑर्डर आपने प्लेस किया ना, ठीक है, दिल्ली से, तो वो तुरंत आज ही आना चाहिए। मतलब आपका लीड टाइम कितना है बेटा, 0 है। फिक्शनल अजम्पशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कभी क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एंड आईसीआई ने अगर ईओक्यू का क्वेश्चन दिया है तो वो सारा ये अजम्पशंस ऑलरेडी कंप्लाई करे हुए रहता है, पर ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंटर फॉर एग्जाम क्या है, ईओक्यू एक ऐसा ऑर्डर साइज है जहाँ पे आपका कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का अगर परसेंटेज दिया है तो आपको परचेज प्राइस पे अप्लाई करना है। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल ही चाहिए, अगर फिनिश गुड का दिया है तो पहले आपको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रही है, जैसे मेरी वाली आ रही थी कि मेरी ऑर्डर साइज 1650 थी ना, तो जब मैंने 20 लाख डिवाइडेड बाय 1650 किया तो वो 1213.2 आ रहा था। तो भाई ऐसे में पॉइंट में ऑर्डर थोड़ी कर सकता हूँ लॉजिकली, तो मुझे हमेशा नेक्स्ट राउंड करना है। हमेशा, चाहे पॉइंट के बाद 0.10 ही रहेगा ना, तो भी नेक्स्ट फिगर पे राउंड ऑफ कर दो। यही वो चीज है, इंपॉर्टेंट है ये। हैंडलिंग चार्जेस एंड फ्रीट चार्जेस आर ऑर्डरिंग कॉस्ट, नॉट कैरिंग कॉस्ट। हाँ, ऑब्वियसली, if there is a discount then carrying cost in discount policy is subject to change। अगर वो परसेंटेज, अगर आप मतलब बोल रहा है ये कि अगर आप परसेंटेज इंटू परचेज प्राइस कर रहे हो फिर आपका कैरिंग कॉस्ट आ रहा है, तो डिस्काउंट पॉलिसी में कैरिंग कॉस्ट आपका ईओक्यू एंड डिस्काउंट पॉलिसी में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट टू चेंज। अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो परचेज प्राइस की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, वो क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकल बता दूं क्या, वो ये बोल रहा है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना वहां पे परचेस प्राइस, तो मैंने पहले 20 लाख इंटू 8000 किया, एंड फिर 20 लाख इंटू मैंने किया 7840,
पर वो बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं है तो परचेस प्राइस मत लो ना, क्योंकि दो बार आप रिपीट एड ही कर रहे हो। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में नहीं आएगा। स्टोरेज रेट दिया है 2%, इंटरेस्ट रेट दिया है 6%, एब्सोलेंस रेट दिया है 5%। तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? अब ये एक्चुअली देखो, मैंने ये जो लिस्ट दी है ना ऊपर की कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, देखो, इंश्योरेंस, डेटोरेशन, एब्सोलेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। तो आपको ये तीनों चीजें ऐड करनी पड़ेगी, स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट प्लस एब्सोलेंस जो आएगा आपका 13%, फिर इनटू परचेस प्राइस आपका आएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इसी के साथ ये वाला कंसेप्ट मेरा पूरा कंप्लीट होता है। अपन ने पूरा 1 घंटा लगा दिया, पर अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल में किया। अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट कंसेप्ट इज नथिंग बट योर वेरियस ऑप्टिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वेरियस स्टॉक लेवल्स का, राइट। तो ये कंसेप्ट क्या है आप ये समझना। तो देखो, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपके पास फिनिश गुड्स तो फैक्ट्री में चाहिए ही चाहिए। मान लो अगर आपको इमरजेंसी कभी ऑर्डर आती है, तो क्या आप वो फुलफिल कर पाएंगे या नहीं फुलफिल कर पाएंगे, तो उस रिलेटेड ये स्टॉक लेवल्स आपके कितने होने चाहिए, सो दैट आप हमेशा मार्केट डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, इसके ऊपर ये कंसेप्ट है। तो इसमें सबसे पहला एक होता है टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, कि मतलब आप मैक्सिमम ऑन एंड मैक्सिमम कितने यूनिट्स कंज्यूम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 25,000 यूनिट, आप मिनिमम कितना कंज्यूम करते हो, तो मिनिमम 20,000 तो लगता ही है पूरे साल में। तो आप एवरेज ऑन एन एवरेज बताना, अगर आप बोल रहे हो मिनिमम 20 मैक्सिमम 25, तो एवरेज कितना आएगा इसका, एवरेज आएगा इसका 20,000 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे कंसेप्ट मैंने कवर कराई है। देखो, आपका एक होता है टाइप ऑफ कंजम्पशन। तो देखो, अगर आपका मैक्सिमम है 25,000 यूनिट, मिनिमम है 15,000 यूनिट, तो एवरेज कैसा आएगा, तो एवरेज आता है आपका मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो यह आएगा आपका 20,000 यूनिट्स। पर यहाँ पे आईसीआई इसमें ट्रिक करता है। ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जहाँ पे आपका एवरेज कंजम्पशन मिसिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे एवरेज कंजम्पशन इन यूनिट्स डायरेक्टली दे रखा है। तो मुझे मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 45/2, जो मेरा आंसर आ रहा है लगभग 22.50, ये नहीं करना है। 22,500 मेरा एवरेज नहीं है। अगर एवरेज आईसीआई ने बीसी दिया है तो बीसी लेना पड़ेगा। तो पहली चीज आपको टाइप ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कंजम्पशन में एक हो सकता है कि आप मिनिमम कितना कंज्यूम कर लेते हो, मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर लेते हो, एंड एवरेजली आप कितना कंज्यूम कर लेते हो। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 इज योर एवरेज। बट इफ एवरेज इज गिवन, टेक एज इट इज, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। देन एक होता है आपका कंसेप्ट ऑफ लीड डेज। तो लीड डेज का कंसेप्ट क्या है कि मैंने दिल्ली से पुणे मंगाया, तो मैक्सिमम कितने दिनों में आता है। तो जनरली अगर आपने कुछ ऑनलाइन परचेस किया रहेगा तो उसमें लिखते हैं 4 to 5 बिजनेस डेज। तो इसी प्रकार से एक कंसेप्ट है मेरा लीड डेज का, कि मेरा ऑर्डर करने से लेके ऑर्डर पहुंचने तक कितने दिन लगते। तो इसमें भी 3 दिन है वापस, एक मिनिमम डेज यानी कि मिनिमम 4 दिन लगते, मैक्सिमम हमने देखा है कि 8 दिनों में तो आ ही जाता है। एवरेजली देखो, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 21 दिन लगते, मिनिमम कितने दिन लगते, 11 दिन लगते। तो 21 प्लस 11/2, तो 32/2, 16। पर आईसीआई ने दिया है 15, तो आंसर क्या लेंगे आप, आईसीआई का 15 ही लेंगे। एंड इमरजेंसी एक होता है आपका इमरजेंसी लीड टाइम। देखो, अगर मैक्सिमम 21 दिन मिनिमम 11, तो एवरेज कितना लेंगे, एवरेज आप लेंगे 16 दिन। पर फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका एवरेज डेज आर मिसिंग, ठीक है। पर वहां पे क्योंकि मुझे ऊपर 15 डे दे रखा था, तो मुझे 15 ही लेना पड़ेगा। तो देर आर 3 टाइप ऑफ डेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज। तो पहले केस में एवरेज मिसिंग है, तो कितना आएगा ये 6। पर अगर मान लो दूसरे केस में इन्होंने 7 दे रखा है, तो 6 नहीं, मुझे 7 ही लेना पड़ेगा। डोंट आर्ग्यू विथ आईसीएआई से, आर्ग्यू मत करना फिर। कुछ फॉर्मूलाज है स्टॉक लेवल के, अलग अलग स्टॉक लेवल के फॉर्मूलाज है।
देखो अब क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे हार्ड कंसेप्ट लगता है मुझे, पर मैं इसको बहुत इजी बनाना चाहता हूँ। एक होता है आपका रीऑर्डरिंग लेवल, मेरे साथ बस स्क्रिबल कर लेना। एक होता है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, देन एक होगा सर बताओ, एक होता है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, एक होता है आपका एवरेज स्टॉक लेवल, एंड एक होता है आपका डेंजर लेवल। इस कंसेप्ट पे थोड़ा सा टाइम में स्पेंड करना चाहूंगा। ओके, तो ये क्या है कि आपको स्टॉक के लेवल्स के फॉर्मूला दिया है। तो ये देखो, अब मान लो यहाँ पे ये ड्रम है जिसकी 50 किलो की स्टोरेज की क्वांटिटी है, आपके घर में आता है आटा, ठीक है। तो मम्मी क्या बोलती है कि सुनो जी, मैक्सिमम 30 किलो तो रहना ही चाहिए। तो एक हो गया आपका मैक्सिमम लेवल, ठीक है। फिर मैं आपको पूछता हूं कि कम से कम आपके घर में कितना आटा होता है, आप बोलेगे सर 10 किलो तो होता ही होता है। तो एक होता है आपका मिनिमम लेवल। एंड मैं आपको एक चीज पूछता हूँ कि मुझे बता बेटा कि तेरे मंथ का अगर तू एवरेजली बताए तो एवरेज कितना कंज्यूम कर लेते हो। सर क्या हम ज्यादा लोग नहीं रहते, हम 3-4 ही लोग रहते, 20 किलो तक लगभग खा लेते। तो एक होता है बेटा आपका एवरेज लेवल, एक होता है आपका मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब इसके ऊपर और कुछ चीज हो ही नहीं सकती। एक होता है आपका मिनिमम लेवल, कि कम से कम ये तो चाहिए चाहिए, इसके नीचे नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं आईसीआई की मार्क्स, आईसीआई के ग्रुप के मार्क्स की बात करूं, अगर आपको ग्रुप 2 क्वालिफाई होना है तो आपको मिनिमम 40 इन इस सब्जेक्ट चाहिए। एंड एग्रीगेट कितने चाहिए, एग्रीगेट में चाहिए आपको 150। पर एवरेज देखती है आईसीआई की, जो पास होते हैं ना, जो पास होते हैं वो एवरेज एक पेपर में 50 स्कोर करते हैं एंड एग्रीगेट उनका लगभग 200 बनता है। एंड आज तक अगर कोई हाईएस्ट बच्चे ने स्कोर करा है तो वो एक पेपर में 75 करा है एंड एग्रीगेट में कितना करा है, फॉर एग्जांपल 270। तो ये है आपका मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज। तो सर ये वाला कौन से लेवल है, रीऑर्डर लेवल एंड डेंजर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल एक ऐसा लेवल है व्हेन कि अब यहाँ पे टाइम आ गया कि आपको ऑर्डर करना है। मतलब जैसे आपकी मम्मी पापा को बोलती है कि सुनो जी आटा कम हो गया है, आटा मंगा लो। तो रीऑर्डर लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे आप माल को ऑर्डर करते हो। पर सर ये डेंजर लेवल क्या हो गया, डेंजर लेवल मतलब बेसिकली देखो ये मिनिमम है, पर कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है, देखो ये मिनिमम लेवल भी कैसे डिसाइड डिसाइड किया है कि आपने कुछ एनालाइज किया है, फोरकास्ट किया है। पर कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि आप फॉर्चुनेट रहे एंड बहुत ज्यादा डिमांड आ जाएगी, तो कभी कभी आपका स्टॉक मिनिमम लेवल के नीचे भी चला जाएगा। तो मिनिमम लेवल के नीचे जा रहा है तो ये डेंजर सीन है, तो ये डेंजर लेवल हो गया। यानी कि आपके मिनिमम स्टॉक के नीचे, मतलब देखो 10 किलो रहता है ना जैसे डिब्बे में, पापा तुरंत आटा ला लेते। पर एक दिन पापा ने थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट किया, दिन से महीने हो गए एंड आटा सिर्फ 100 ग्राम रहा। तो ये डेंजर है ना भाई, अभी रोटी कैसे बनेगी। तो जब आप मिनिमम लेवल के भी नीचे चले जाते हो तो ये आपका होता है डेंजर लेवल, यहाँ पे आपको आता है डेंजर। तो आपको समझा रहेगा कि देर आर 5 वेरियस स्टॉक लेवल्स। तो एक होता है मेरा रीऑर्डर लेवल, एक होता है मिनिमम कंजम्पशन लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल, एवरेज एंड एक है मेरा डेंजर। तो मैं पहले आपसे क्या करूंगा, आपको सेम चार्ट बनाना है, आपको फॉर्मूला लिखने, देन मैं आपको एक ही ट्रिक दूंगा, आपको लाइफ में कभी ये फॉर्मूला व्हाट वी से लर्न करने की एटलीस्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला मेरा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन, ओके, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, राइट। देन मिनिमम का मेरा फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन,
इंटू एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है मेरा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस करना है मेरे को मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। एवरेज का फॉर्मूला है मेरा, एक तो मेरा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम होल डिवाइडेड बाय 2, या फिर एक और फॉर्मूला है मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है मेरा एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो यहाँ पे आपको ये समझेगा, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे रीऑर्डर लेवल, आप बोल रहे हो सर कि हम 50 किलो ज्यादा से ज्यादा आटा कंज्यूम करते हैं, एंड पापा लगभग 4 दिनों में तो आटा लेके ही आते, और अगर बहुत लेट किया तो 8 दिनों में आटा ले ही आते। तो आपका ये हो गया 400 किलो इज योर रीऑर्डर लेवल। तो 550 kg इंटू 8 दैट इज 400 किलो इज योर रीऑर्डर लेवल की टाइम टू प्लेस योर ऑर्डर। पर एक है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक देता हूं, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो आप ये समझो, रिवाइज, देखो, ट्रिक टू रिमेंबर फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल कि आपको कब ऑर्डर करना है, तो वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करता है, इसलिए कंजम्पशन लीड टाइम मैक्सिमम लेंगे एंड बफर स्टॉक भी कंसीडर करेंगे। रीऑर्डर लेवल मतलब क्या कि आपको ऑर्डर कब करना है, तो हम सारे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है मैक्सिमम। तो रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूला में हमेशा आप क्या लेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि आपको सारे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पे कैलकुलेट करना है। देन आप बोलते हो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कि मैक्सिमम आपके पास इतना ही स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा आपने लिया तो आपको कैरिंग कॉस्ट भी लगेगा। तो आरओएल रीऑर्डर लेवल आपने निकाल ली कि ऑर्डर कब करना है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। एंड एक बात समझना, आपको एक ट्रिक देता, देखो जब भी आपको फॉर्मूला में वो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम का दोस्त है मिनिमम, पर मिनिमम का दोस्त है एवरेज, राइट। तो मैक्सिमम का कौन दोस्त है, मिनिमम दोस्त है, एंड मिनिमम का कौन दोस्त है, मिनिमम का दोस्त है एवरेज। तो अगर मैं मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला की बात करता हूं, तो आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू किया मैंने, माइनस हटाना पड़ेगा कि मिनिमम में इतना कंज्यूम कर लूंगा, पर मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसा आएगा, आर ओ एल में से मैं एवरेज को हटा दूंगा। तो ये क्या करते, ये अपने दोस्त को अपने फॉर्मूला में से हटा देते, तो मैक्सिमम आर ओ एल आर ओ क्यू को लेता है अंदर, एंड मिनिमम को हटा देता है, अपने दोस्त को हटा देता है, मिनिमम आर ओ एल को अंदर लेता है, एंड वो अपने एवरेज वाले दोस्त को हटा देता है। तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, आर ओ एल का क्या फॉर्मूला है, अपन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम ऑर्डरिंग पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम आप कितना कंज्यूम करते हो इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मुझे सेफ्टी स्टॉक ऐड करना है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर करनी है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर क्वांटिटी जो मेरी ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है, ऐड करूंगा मैं कि मुझे कब ऑर्डर करना पड़ता है वो ऑर्डर साइज। अब मैं हटा दूंगा किसको, मेरे मिनिमम वाले दोस्त को, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। फिर अब मिनिमम स्टॉक लेवल कैसा आएगा आपका, रीऑर्डर लेवल मेरा कितना है उसमें से मेरे एवरेज तो उसको हटा दूं, मतलब एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, तो मेरा आ जाएगा मिनिमम कंजम्पशन लेवल। एंड एक है आपका डेंजर लेवल। डेंजर लेवल मतलब क्या कि आप आपके मिनिमम के भी नीचे जा रहे हो, तो आप एवरेज कितना कंज्यूम करते हो, एवरेज कंजम्पशन इनटू अर्जेंटली आपको इमरजेंसी लीड टाइम कितना है, इमरजेंसी लीड टाइम गिवन रहता है। तो आपके फॉर्मूला सारे हो गए रीऑर्डर लेवल का। चलो फॉर्मूला मेरे साथ रिकॉल करना, फॉर्मूला मैं आपका एकदम पक्का कराना चाहता हूं। तो रीऑर्डर लेवल मतलब कब ऑर्डर करना है, तो आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पकड़ लेना,
तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना किया इनटू मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे पहुंचने में, प्लस सेफ्टी स्टॉक, मतलब आप सेफ हैंड में खेल रहे हो। इसका एक और फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का, जिसका आता है अगर आपको मिनिमम स्टॉक से जाना है तो मिनिमम स्टॉक लेवल, तो मिनिमम का दोस्त क्या था, मिनिमम का दोस्त था एवरेज, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। पर आप यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको मैक्सिमम पे जाना है, इसलिए आप सारी चीजों को ऐड करेंगे। तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ओके, ये दोनों में से एक फॉर्मूला है। देन आप निकाल रहे हो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, तो मैक्सिमम का दोस्त कौन है, मैक्सिमम का दोस्त है मिनिमम। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल की इससे ज्यादा मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा, तो इसका फॉर्मूला है आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू, में से मैं हटा दूंगा मेरे मिनिमम वाले दोस्त को, तो मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। हो गए 3 फॉर्मूला रिवाइज। चौथा फॉर्मूला है आपका कौन सा, मिनिमम स्टॉक लेवल का। तो मिनिमम स्टॉक बोलेगा कि रीऑर्डर लेवल इतना है, उसमें से मैं हटा दूंगा मेरे एवरेज वाले दोस्त को, तो एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। देन आपका आता है एवरेज कंजम्पशन, तो एवरेज कंजम्पशन बोलता है कि एक तो मिनिमम कंजम्पशन लो प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन लो अपॉन 2 कर लो, सिंपल एवरेज निकाल लो। या फिर ये वाला फॉर्मूला देखो, इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या है, या फिर मिनिमम लेवल कितना रिक्वायर्ड है प्लस मुझे आधा आर ओ क्यू चाहिए, प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू, मतलब री ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब मेरे ऑर्डर साइज का मैं एवरेज लेता हूं, यानी कि मिनिमम लेवल, ठीक है, प्लस माय एवरेज इन्वेंट्री। अगर आपको समझना है आप ऐसे भी समझ सकते हो। देन नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, डेंजर लेवल। डेंजर मतलब क्या, आप मिनिमम के भी नीचे जा सकते हो, तो इमरजेंसी लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। तो आई होप ये सारे फॉर्मूलास आपको क्लियर है, ट्रिक भी आपको दे दी है। रीऑर्डर पीरियड इज नथिंग बट लीड टाइम, ये आपको बता दिया है। आरओक्यू ही आपका ईओक्यू होता है, या फिर आपकी ऑर्डर साइज की एक बारी में आप कितना ऑर्डर करने वाले हो। देन कंजम्पशन 100, अच्छा है, कंजम्पशन का कुछ दिया है, मान लो कंजम्पशन आपका 100 है, लीड टाइम आपका 10 days है, तो इन दिस केस ओनली वन कंजम्पशन एंड लीड टाइम इज देयर। अच्छा हाँ, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मान लो आपने देखो एग्जाम्पल में आईसीआई ने आपको बोला है कंजम्पशन 100 है, ठीक है, 100 यूनिट्स का, एंड टाइम बोला है 10 days, पर आपको तो चाहिए होता है मैक्सिमम मिनिमम एवरेज, तो आपको ऐसे मानना है कि 100 ही मैक्सिमम है, 100 ही मिनिमम है एंड 100 ही एवरेज है, 10 दिन मैक्सिमम, 10 दिन मिनिमम, 10 दिन एवरेज। तो इसी के साथ फिर ये फॉर्मूला के साथ आपको क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, आपका काम बन जाएगा। इसमें मैं आपको ट्रिक देता हूं, एग्जाम ट्रिक। एग्जाम ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको जैसे स्टॉक लेवल के फॉर्मूला में आपको चाहिए होता है एक आरओएल, एक होता है आपका आरओक्यू। तो सबसे पहले वर्किंग नोट देना, आरओएल कैलकुलेट करना, फिर आरओक्यू कैलकुलेट करना। आरओएल आपका आएगा आरओएल के फॉर्मूला से, आरओक्यू आएगा आपका एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, या फिर वो इन्होंने गिवन रहेगा। देन थर्ड चीज क्या करेंगे आप क्या करेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम एक कर लेंगे, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम एक कर लेंगे, एंड एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम कर लेंगे। तो इसका आंसर आएगा, एंड सिर्फ फिर बाद में आपको फॉर्मूला में प्लेस करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था हम स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेंगे, फिर फास्ट ट्रैक मैनर में अगले कंसेप्ट में थोड़ा व्हाट वी से ग्रो करेंगे। एक कंसेप्ट आता है मेरा स्टॉक आउट का कंसेप्ट। स्टॉक आउट का कंसेप्ट क्या होता है, आसान भाषा में समझ लेना। देखो स्टॉक आउट का क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ स्टॉक आउट। सर डिमांड आई मेरे पास 100 स्टाइलस पेन की, एंड मैं वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो कस्टमर रुकेगा या वो चला जाएगा, ऑर्डिनरी केस में वो चला जाएगा। तो इससे मुझे रेवेन्यू हो सकता था मान लो 10 लाख का, पर क्योंकि मैं इसकी ऑर्डर को मीट नहीं कर पाया, तो 10 लाख में जो कमा सकता था वो मैंने खो दिए, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी इनकम लूज हो गई। तो स्टॉक आउट मतलब क्या, कि आप डिमांड ही फुलफिल नहीं कर सके क्योंकि आपके पास उतना स्टॉक नहीं था।
तो इसलिए आप सेफ्टी स्टॉक रखते हो। सेफ्टी स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ एनी आइटम जो आप कोई भी हालत में रखते हो कि आपके नॉर्मल कैलकुलेशन के बाद भी अगर कुछ डिमांड आ रहा है तो आप वो फुलफिल कर पाए। इट इज केप्ट एज अ क्वेश्चन अगेंस्ट एनी अनएक्सपेक्टेड डिमांड। जैसे एक प्रैक्टिकल केस समझते, देखो, मेसर्स टायरोट्यूब्स ट्रेडर रिवाइज बिफोर एग्जामिनेशंस, मेसर्स टायरोट्यूब्स ट्रेडर इन फोर व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। तो बेसिकली ये फोर व्हीलर की टायर एंड ट्यूब बनाते हैं। ये स्टॉक करता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल, मतलब जनरली इसके पास सारे गाड़ियों के पहिए अवेलेबल हो जाते। 2022-23 का कुछ डेटा दे रखा है जिसमें द रिपोर्ट ऑफ सेल्स मैनेजर रिवील दैट मेसर्स टायरोट्यूब एक्सपीरियंस स्टॉक आउट। पर हुआ क्या, 2022-23 में इनका स्टॉक आउट हो गया जिसके वजह से इनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग गया, मतलब ये जहाँ पे अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते थे, रेवेन्यू नहीं बढ़ा पाए। तो 3 कॉलम आपको दिए कि जैसे स्टॉक आउट ऑफ टायर्स, जैसे 100 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी 0.2। ये क्या है एक्चुअली, ये देखो, स्टॉक आउट ऑफ टायर्स दे रखा है कि 100 क्वांटिटी कितनी बार होती है, तो 2 बार होती है। पर 80 कितनी बार, 5 बार। 50 10 टाइम्स। 20 20 टाइम्स। 10 30 टाइम्स। एंड 0 इसकी प्रोबेबिलिटी है 33%। कि आप मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 टायर्स नहीं थे, ऐसे कितने बार हुआ, ऐसे 2 बार हुआ। पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। Messrs Tyrotubes losses 150 per unit due to stock out and spends 50 per unit on carrying of inventory। तो देखो स्टॉक आउट की वजह से, क्योंकि ये स्टॉक आउट नहीं करते ना, तो ये 150 का रेवेन्यू नहीं कर पाते। पर ऑब्वियसली अगर इन्होंने स्टॉक ज्यादा भर लिया तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा, तो कैरिंग कॉस्ट है इनका 50। देखो कभी कभी ये भी एक डिसीजन होता है कि अपना अपने जेब से ज्यादा माल जाने से अच्छा है कि पैसे ना कमाए, क्योंकि आपको कैरिंग कॉस्ट भी इनकर हो रहा है, राइट। तो आपको एक ऑप्टिमम सेफेस्ट स्टॉक लेवल निकालना है जहां पे आपका कैरिंग कॉस्ट भी कम लग रहा है एंड व्हाट वी से आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है सो दैट आप आपकी यूनिट एंड डिमांड मीट कर सके एंड आपकी रेपुटेशन भी खराब ना हो। तो देखो अब यहाँ पे जैसे सेफ्टी स्टॉक का लेवल है, जैसे 100 यूनिट्स स्टॉक आउट में एक बार भी नहीं। अच्छा ओके, ये इन्होंने रिवर्स दिया है। तो जैसे ये क्या है कि देखो फॉर एग्जांपल, मतलब मैं एक बार भी स्टॉक आउट नहीं हुआ हूं, ऐसे कितने बार हुआ है, ऐसे 33 टाइम्स हुआ है, 0.33 टाइम्स। तो सेफ्टी स्टॉक जब मेरा 100 होता है ना, तो मैं स्टॉक आउट कभी नहीं होता हूं। तो स्टॉक आउट का कॉस्ट कैसे लगेगा, क्योंकि मैं 100% डिमांड को मीट कर पाता हूं। पर इन्वेंट्री कैरिंग का कॉस्ट तो बढ़ गया ना यहाँ पे। कैसे, ये देखो 100 स्टॉक में रह रहा है एंड 50 मुझे पूरा लग रहा है। अब यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला नहीं चलता है, यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 100 इंटू 55,000, तो टोटल खर्चा आया मेरा 5,000। पर मैं देखता हूं अगर मैं 80 यूनिट अगर रखता हूं मेरे स्टॉक में, तो 20, आइडियली अगर 100 की डिमांड आई तो मैं 20 फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, मतलब 20 नहीं दे पाऊंगा। इसकी ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी 0.2। तो स्टॉक आउट का कॉस्ट कितना आया मेरा, 3,000। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट का कॉस्ट है मेरा कितना, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट का कॉस्ट है मेरा 60 रुपीज। 60 रुपीज कैसे आया, अब ये कॉलम ध्यान से समझना। देखो 20 यूनिट्स अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे एक बार में 150 रुपया लगता है, ठीक है। एक एक टायर के पीछे कितना लगता है, 150 का रेवेन्यू चला जाता है। अगर 20 टायर नहीं बेचे तो 3,000 का रेवेन्यू चला जाएगा। पर भाई मेरे, ये बात तो समझ, ऐसा नॉट नेसेसरी ना कि 3,000 वो बिक ही सकते थे। उसकी प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ 0.2% है। मतलब एक्चुअल में जो मेरा रेवेन्यू लॉस है ना वो सिर्फ 60 का हुआ है। स्टोरेज का कॉस्ट मुझे लगता है इतना, तो 4,060। ऐसे प्रकार से जब 50 यूनिट्स में रख रहा हूं, ठीक है, एंड 50 तक डिमांड आ रहा है तो मैं फुलफिल कर पाऊंगा। पर अगर व्हाट वी से, अगर 100 का डिमांड आ रहा है तो भाई मैं 50 टायर नहीं दे पाऊंगा। अगर डिमांड 80 का आ रहा है तो मैं 30 टायर नहीं दे पाऊंगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है
प्रोबेबिलिटी होती है 0.2, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो यहाँ पे स्टॉक आउट का कॉस्ट कितना है? अब ये मैंने कहाँ से लिया? मैं यहाँ ऊपर से लिया, ये देखो, ये मैंने एज इट इज टिक किया इसको, तो ये आया 7500, ठीक है, एंड 4500। पर एक्चुअल में कितना है? 150, 225, राइट। तो इसका कॉस्ट आएगा टोटल 2875। मुझे ऐसा लेवल ढूंढना है जहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑप्टिमम हो। तो सेफ्टी स्टॉक लेवल ऑफ 20 यूनिट्स ऐसी है जहाँ पे मेरी स्टॉक कितनी है? ऑप्टिमम है। तो अगर मेरे पास 20, देखो ये वाला लेवल डायरेक्ट समझा देता हूं मैं। अगर आपके पास व्हाट वी से 20 स्टॉक आप रखते हो, तो आप 80 नहीं फुलफिल कर पाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.2% है, मतलब 240 रुपए आपके निकल जाएंगे, मतलब आप खो देंगे। आप 60 का भी डिमांड नहीं फुल कर पाएंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी 0.5% है, मतलब 450 आप नहीं कमा पाएंगे। 30 की, यानी कि 50 का डिमांड आया, तो बेटा आप 30 यूनिट्स नहीं फुलफिल कर पाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.10% है, मतलब 450 का रेवेन्यू खो देंगे, राइट। तो टोटल आप कितना रेवेन्यू खो देंगे? टोटल रेवेन्यू आप 1140 का खो देंगे। पर यहाँ पे आपको स्टोरेज का कॉस्ट कितना लगने वाला है? स्टोरेज का कॉस्ट मेरा कितना है? अब यहाँ पे मैं ये वाला, तो स्टोरेज का कॉस्ट इज माई 20 यूनिट्स इंटू 50 पर यूनिट, तो 1000 है मेरा स्टोरेज का कॉस्ट। तो यहाँ पे ठीक है, भले ही मैं डिमांड नहीं फुलफिल कर पा रहा, पर इतना मेरा अपॉर्चुनिटी नहीं जा रहा जितना मेरा स्टोरेज कॉस्ट बच रहा है। तो ये मेरा ऑप्टिमम लेवल है। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक आउट। ये इन्होंने सिर्फ कंसेप्ट में कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, पर एक्चुअली रियल लाइफ में अगर आप व्हाट वी से डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो बात आपके रेप्यूटेशन पे आती है। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल कि हमेशा ये वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रियल वर्ल्ड में। और क्या बच्चा है अपने पास? एक छोटा सा कंसेप्ट कवर कराना चाहूंगा आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। मतलब क्या? कि देखो फॉर एग्जांपल, आप ऑन एन एवरेज एक पीरियड में कितना मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो? मैं 20 लाख रुपए का मटेरियल ऑन एन एवरेज कंज्यूम करता हूं। अपॉन मेरे पास एवरेज स्टॉक कितना पड़ा रहता है? तो देखो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ खास नहीं इसमें। देखो आपको क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो ऊपर ले गया आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मान लो 20 लाख रुपए, एंड नीचे आप डिवाइड करेंगे कि आपके पास जो एवरेज स्टॉक हेल्ड है ना, उसका कॉस्ट कितना है। तो मान लो ये आ गया 20 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो आपका क्या आएगा? ये आपका आएगा 10। तो 10 इज नथिंग बट माई इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो, एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो 360 डिवाइडेड बाय 10, मतलब एवरी 36th डे। ये वही बोला है, आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? अरे हाँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपको लेना है ना। तो कंजम्पशन मतलब आपने उस पर्टिकुलर चीज के लिए कितना कंज्यूम किया है। तो आप क्या करते हो? सिंपल, ये आपका 11th वाला फॉर्मूला है, ओपनिंग एड परचेस माइनस क्लोजिंग। मतलब आपके पास 200 चॉकलेट थे, आपने 500 और खरीदे, पर आपने उसमें से 300 व्हाट वी से 300 रखे देने के लिए। तो आपने खाए कितने? तो आपने 400 चॉकलेट खा लिए। वही है एवरेज स्टॉक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। मतलब ईयर एंड के, देखो ओपनिंग 200 था, क्लोजिंग में 300 रखना है। तो एवरेज स्टॉक कितना है मेरा बेटा? 250। तो 400 अपॉन 250। तो ये करना कितना आएगा? इसका आंसर 400 डिवाइडेड बाय 250, ये आएगा मेरा टर्नओवर। 400 डिवाइडेड बाय 250, 1.6 टाइम्स इज माय व्हाट वी से टर्नओवर। तो 360 अपॉन 1.6, यानी कि 225 दिन में एक बार मेरी साइकिल चलती है। देन एक कंसेप्ट है छोटा सा मेरे पास, स्टोर्स लेजर का। स्टोर्स लेजर का क्या कंसेप्ट है?
मैं आपको स्टार्टिंग में फैक्ट्री में लेके गया, स्टोर्स डिपार्टमेंट में। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट चेक कैसे करता है पता है क्या? वो स्टोर्स लेजर से करता है। तो जैसे आपने फाउंडेशन में भी किया है, डेट, ट्रांजैक्शन, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। रिसिप्ट में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, राइट। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से मेरे पास 50 यूनिट्स 15 के हिसाब से 750 है। अब मैंने परचेस किया 50 20 के हिसाब से, तो अब यहाँ पे मेरे पास है 50 20 एंड 1000। अब यहाँ पे मैंने सेल किया है 60 क्वांटिटी, पर मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज किया है। तो अब मैं 60 पहले किस में से हटाऊंगा? पहले मैं 50 पूरा उड़ा दूंगा, एंड इसमें से कितना उड़ाऊंगा? 10। तो मेरे पास कितना बचेगा? तो मेरे पास ये 40 बचेगा। तो बैलेंस मेरा आ गया 40 20 800। एंड मैंने मान लो 60 क्वांटिटी लास्ट इन फर्स्ट आउट से व्हाट वी से काय म्हणतात त्याला ये किया है, सेल किया है। तो अब यहाँ पे मैंने 50 यूनिट्स बेचे 20 के, तो ये आया 1000। ओके, एंड 10 यहाँ पे 15 से। मतलब मैंने क्या किया है पता है क्या? आपको बताता हूँ, एक ही इसमें दोनों समझा दिए। देखो, जब मैं फीफो यूज करता हूँ, ठीक है, जब मैं फीफो यूज करता हूँ तो मैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से यूज करता हूँ, एंड मेरे पास बैलेंस स्टॉक सिर्फ परचेस का रहता है। पर अगर मैं लीफो से यूज करता हूँ ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले मैं रिसेंट परचेस को यूज कर रहा हूँ, एंड फिर मैं ओपनिंग बैलेंस में से यूज करता हूँ। देन मान लो मैंने परचेस किया 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2600। तो अब यहाँ पे बेटा मैंने एवरेज का भी आपको दिखा दिया। तो 40 यूनिट बैलेंसिंग में थे जिसका कॉस्ट था 600 रुपए। अब सिंपली मैं इसमें और 30 ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास अभी 70 यूनिट है, एंड मेरे पास टोटल 1200 के वैल्यू के। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ अ यूनिट कितना हो गया? तो अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज योर रेट। तो ये हो गया आपका एवरेज। तो ये पहला हो गया आपका फीफो, दूसरा हो गया आपका लीफो, तीसरा हो गया आपका एवरेज। देन फिर मैं क्या करूंगा? 50 अगर बेच रहा हूं तो मैं ये वाला रेट ही लूंगा ना आगे। तो वही वो चीज है। एंड हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोर्स लेजर में कि नॉर्मल लॉस से 10 यूनिट का, तो लॉस के पहले कितनी क्वांटिटी दिख रही थी बेटा? 20, राइट। तो नॉर्मल लॉस में मुझे सिर्फ क्वांटिटी, मैंने कॉस्ट शीट में भी बताया था कि एबनॉर्मल लॉस आप कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देते हो, नॉर्मल लॉस आप गुड यूनिट्स में एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो मैं क्या करूंगा? अब 20 माल था मेरे पास, 10 मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, तो मेरे पास कितना बाकी? 10 ही बाकी। पर अब 10 का वैल्यू वो 20 के समान करूंगा मैं। पर अगर मैं बोल रहा हूं 5 यूनिट का और एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो मैं अब क्या गुड यूनिट्स में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ क्या एवरेज रेट लेने के लिए? द आंसर इज नो। तो 534.28 डिडक्ट कर दिया, तो बैलेंसिंग में मेरे पास ये बचता है फिगर। तो नॉर्मल लॉस में आप क्या करते हो? आप रेट को एब्जॉर्ब कर लेते हो, एंड एबनॉर्मल लॉस में आप रेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हो। नॉर्मल लॉस आपका गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। सो टू कीप रेट एंड अमाउंट कम, मतलब आपको ये देखो, सो कीप रेट एंड अमाउंट कॉलम ब्लैंक इन इशू, ठीक है। देन एबनॉर्मल लॉस आप ट्रांसफर कर देते हो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए आपको ऐसे ट्रीट करना है कि ये नॉर्मल सेल्स है। मतलब आपको रिसिप्ट में क्यू आर ए तीनों फुलफिल करने हैं। ये कभी कभी बोलता है कि सेल फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट टू वाई डिपार्टमेंट, तो स्टोर्स लेजर में एंट्री नहीं आएगी। मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने गुड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचा है, तो क्या स्टोर्स में कुछ मूवमेंट हो रही है क्या? द आंसर इज नो। तो जहां पे स्टोर्स में मूवमेंट नहीं हो रही है, वो चीज आपको यहाँ पे स्टोर्स लेजर में नहीं लेके आनी। मटेरियल रिटर्न टू अस, मतलब स्टोर्स में रिटर्न आया है वापस, तो हम वही रेट में डालेंगे जो रेट में हमको वो इश्यू हुआ था परचेज डिपार्टमेंट से। मटेरियल रिटर्न बाय अस, हमने कुछ मटेरियल को रिटर्न करा है, तो हम वही रेट पे रिटर्न करेंगे जिस रेट पे हमने परचेस करा है। द मटेरियल रिसीव्ड एज अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेंडर इज ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई। मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मंथ के स्टार्ट में अपन ने कुछ मटेरियल लिया था, से फॉर एग्जाम्पल 10 क्वांटिटी 5 के हिसाब से 50 रुपए, एंड मंथ एंड पे वो एज अ रिप्लेसमेंट आ रहा है,
मतलब मे बी मैंने इसको यहाँ पे पहले इश्यू कर दिया है, तो आइडियली ये नलीफाई हो गया है। तो इसको एज अ फ्रेश सप्लाई ही यूज करो, मतलब नॉर्मल रिसिप्ट में बस लिखो कि कितना माल आया, कितने पैसे आया, कितना अमाउंट का। तो इसी के साथ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है। आई नो मैंने एक दो कंसेप्ट नहीं कवर करा है, तो मैं करा रहा हूँ। देखो, एक कंसेप्ट है आपका वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट का, पर वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। कैसे पढ़ा दिया है? देखो, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट मैंने आपको इधर ही करा दिया। मैंने जैसे, चलो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे कवर करा देता हूँ। वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट मतलब आपका मटेरियल लैंड होने तक आपको क्या क्या खर्चा लग रहा है, दैट इज नथिंग बट योर वैल्यूएशन ऑफ लैंडेड कॉस्ट। तो अब इसमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मैंने डायरेक्ट ये वाला टेबल बनाया, ये टेबल से आपको समझ जाएगा। तो सबसे पहला, अगर परचेस प्राइस है, परचेस प्राइस मुझे एज इट इज लेनी है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट अगर डिडक्ट नहीं करा है तो मुझे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी डिस्काउंट है और वो डिडक्ट नहीं किया है परचेस प्राइस में से, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मान लो मेरी परचेस प्राइस है कितनी यहाँ पे, 1 करोड़। परचेस प्राइस में मुझे मिला ट्रेड डिस्काउंट जो मैंने डिडक्ट नहीं किया था, तो 20 लाख मैंने डिडक्ट कर लिए। क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिला मुझे, क्वांटिटी डिस्काउंट मिला मुझे 25 लाख रुपए का, वो मैंने डिडक्ट नहीं करा था, तो मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो कितना आएगा ये बेटा, 65 लाख रुपीज मेरी आ जाएगी परचेस प्राइस। देन कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट मुझे यहाँ पे, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं मैं करता हूं परचेस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश डिस्काउंट आपका कॉस्टिंग में इग्नोर हो जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो, परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेस डिपार्टमेंट परचेस ऑर्डर बनाता है and वो परचेस करता है, पर इसका पेमेंट कौन रिलीज करता है बेटा, पता है क्या आपको? अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, और अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिमाग लगाया है, लॉजिक लगाया है एंड कुछ डिस्काउंट कैश के हेल्प की वजह से अचीव किया है। जैसे हो सकता है इन्होंने यूपीआई क्रेड यूज किया, जिसकी वजह से 5% इनको कैश बैक आया। तो ये चीज आपकी मटेरियल कॉस्टिंग में नहीं आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कैश डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट, तो आप कॉस्टिंग में इग्नोर कर देंगे, मतलब आप इसमें से -15,000 नहीं करने वाले हो। कैश डिस्काउंट आप करेंगे पूरा इग्नोर। ओके, क्यों? क्योंकि एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, ये सप्लायर या परचेस रिलेटेड अरेंजमेंट नहीं है। नेट परचेस आपका कितना हो जाएगा इस केस में? आपका हो जाएगा 55 लाख रुपीज। 55 आ रहा है क्या आंसर? 60 और 80, हाँ सॉरी, 55 लाख रुपीज। ओके, तो नेट परचेस प्राइस कितनी बेटा मेरी? 55 लाख रुपीज। अब यहाँ पे अगर जीएसटी है, ठीक है, अब जीएसटी में अगर मान लो जीएसटी लग रहा है मुझे 18% और उसका क्रेडिट अवेलेबल है, तो मैं पहले ऐड क्या करूं फिर माइनस क्या करूं? तो इससे अच्छा मैं इसको ऐड ही ना करूं। पर अगर मान लो मैं जीएसटी में अब तक रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो वो जीएसटी बॉन्ड करने की लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? वो मेरी हो जाएगी, तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जीएसटी का अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, दैट इज कितना अमाउंट आएगा फिर? 9,900। जहां पे अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो ये मुझे करना पड़ेगा ऐड, राइट? तो जीएसटी में करूंगा ऐड। देन बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब आपको अगर जीएसटी का नॉलेज है, तो अब तक 2-3 टैक्सेस जो है ना जीएसटी में क्लब नहीं हुए, जिसमें वन ऑफ द टैक्सेस बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो आपके इंपोर्ट पे लगता है। तो मान लो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी है, तो इसमें क्रेडिट का कभी सवाल ही नहीं आता है, ये आपका जीएसटी का नॉलेज चेक करता है। तो इसलिए 1,000 रुपए अगर आपने दिए बेसिक कस्टम ड्यूटी के नाम पे, कितना दिया है? 15,000 दिया है, चलो मान लो 15,000 दिया है, तो 15,000 आपको करना पड़ेगा ऐड। देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट जो जो चीजें ना वो आपके नोट्स में भी मार्क करते चलूंगा। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी में कभी भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है एज पर जीएसटी या टैक्सेशन रूल्स, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो मुझे कोई सब्सिडी आई है, सब्सिडी मतलब क्या, कि मैं परचेस कर रहा था,
राइट। पर मुझे गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको सब्सिडी देंगे। देखो, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया चाहती है, गवर्नमेंट बोला हम आपको सब्सिडी देंगे 10,000 की। तो मुझे ऑब्वियसली, मैं नेट परचेस प्राइस ढूंढ रहा हूं ना अपने लिए, तो मुझे लेस करना पड़ेगा। तो सब्सिडियरी आपकी लेस हो जाती। रोड टैक्स भरा है बेटा, ऐड करना पड़ेगा। टोल टैक्स ऐड करना पड़ेगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस लिया है, उसका खर्चा आपका आएगा। कमीशन दिया है, वो भी आएगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आपका आएगा, है ना। देन फ्रीट बॉन्ड किया है, वो आएगा, राइट। पर अगर मान लो आपने कुछ डीमराज, व्हाट वी से, डीमरेज चार्जेस भरे, डीमरेज चार्जेस 1200 रुपए, डिटेंशन चार्जेस भरे 1800 रुपए, पेनल्टी लगी है, फाइन लगी, आपने रैश ड्राइविंग की, पुलिस वाले ने चंदन लगाया आपको, तो ये सब चीजें आपकी एबनॉर्मल रीजंस की वजह से होती। डीमरेज, डिटेंशन, पेनल्टीज, फाइन्स, ये आपका एबनॉर्मल इवेंट के वजह से आता है। आप चाहे तो ये कंट्रोल कर सकते थे, आपकी गलतियों की वजह से आया है। तो कॉस्टिंग में गलतियों के लिए कोई रूम नहीं है, तो इसलिए आप कॉस्टिंग में इग्नोर करेंगे, तो ये आपके परचेस प्राइस में से नहीं आना चाहिए। देन एक होता है आपका कॉस्ट ऑफ कंटेनर। लॉजिक क्या आपको ध्यान में रखना है कि आपके जेब से फाइनली किसका पैसा जा रहा है। तो वो क्या बोलता है आपको, कॉस्ट ऑफ कंटेनर में क्या होता है कि मान लो आप, मैंने प्लास्टिक के शीट मंगाए 200 शीट, वो ऐसे पैकिंग होके आए कि 50 के चार का मतलब एक कार्टून आया, उसमें 50 शीट्स थे। पर ये कार्टून का भी पैसा उसने मुझे लगाया 200 रुपए, 200 200 200 200। पर वो मुझे बोला कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम वो कार्टन भेज दिया तो मैं आपको 150 का फ्रॉम ईच आपको रिफंड करूंगा। तो मेरे जेब से कार्टन का कितना पैसा गया, सिर्फ 50 रुपए गया। तो 50 रुपीज, क्या ये मेरा कॉस्टिंग का पार्ट है या नहीं है? आंसर इज यस, क्योंकि इसके बिना मेरा गुड डिलीवर नहीं होता था। तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर आपको वही ऐड करना है जो आपने एक्चुअल में जेब से दिया है एंड वो रिफंडेबल नहीं है। तो आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है ऐसे करके 69,900। तो आपका इफेक्टिवली खर्चे आ रहे 69,900। अब यहाँ पे आईसीआई ट्रिक करता है। आईसीआई क्या बोलता है आपको क्वेश्चंस में कि अदर एक्सपेंसेस भी है कुछ, एंड दे आर 2% ऑफ योर टोटल कॉस्ट। तो आपके ये कॉस्ट में ऐड होने वाले अदर एक्सपेंसेस एंड आपका आने वाला है टोटल कॉस्ट। एंड ये जो है ना बेटा, ये अदर एक्सपेंसेस है 2% ऑफ योर टोटल कॉस्ट। मतलब अगर आपका 100 टोटल कॉस्ट है, तो 2% मतलब 2 रुपए अदर एक्सपेंसेस है, एंड ये आ जाएगा आपका 98। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, आपकी आ जाएगी ये वाली फिगर, दैट इज 71,326.53, एंड इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका अदर एक्सपेंसेस। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो, कैश डिस्काउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्टिंग, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाता है। कैश डिस्काउंट मतलब देखो, पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट हटाना है। अरे ये पॉइंट इररिलेवेंट है, क्योंकि कैश डिस्काउंट आप कभी हटाते ही नहीं हो। इफ अ क्वेश्चन सेज परचेज प्राइस इज 1,18,000 इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी, 1,18,000 प्राइस दे रहा है एंड वो बोल रहा है कि इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है एंड क्रेडिट अवेलेबल है। तो आपको अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो आपको जीएसटी का कॉस्ट नहीं यूज करना है, तो आपको जीएसटी का कॉस्ट हटाना पड़ेगा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। वो बोल रहा है परचेस प्राइस है आपकी 1,18,000 रुपए, पर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। आपने पूछा जीएसटी कितना है सर, 18%। तो आप स्ट्रेट आवे क्या करेंगे पता है क्या, आप करेंगे 1,18,000 इंटू 18%, एंड 1,18,000 इंटू 18% माइनस, एंड आप लिखेंगे परचेस इज माई 96,760 बिफोर जीएसटी। तो ये आंसर है आपका रॉन्ग। कैसे 96,760 में आप 18% ऐड करो तो आपका आंसर 1,18,000 नहीं आ रहा है। आपको बिफोर जीएसटी के प्राइस पे अगर जाना है तो आपको ये समझना कि ये 1,18,000 मेरा 118% है, तो मेरा 100% कितना हो गया, तो 1,18,000 डिवाइडेड बाय 118%, 1,18,000
डिवाइडेड बाय 118%, तो 1 लाख हो गया मेरा परचेस प्राइस बिफोर जीएसटी। तो ये एक मैथमेटिकल एरर हो सकता है। अमाउंट ऑफ रेलवे फ्रीट इज अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी परचेस। हाँ, ये एक एग्जांपल है, आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये कर लेना, आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये जो आपका टोटल कॉस्ट आता है ना, टोटल कॉस्ट, राइट, आप क्या निकालने वाले हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो आपका टोटल कॉस्ट आ गया, अपॉन क्या करेंगे आप इफेक्टिव यूनिट से डिवाइड करेंगे। तो आप इफेक्टिव यूनिट्स आप कैसे निकालते हो, आपको निकालना है इफेक्टिव यूनिट्स। तो मैंने एक्चुअल में 1 लाख क्वांटिटी परचेस करी थी, पर नॉर्मल लॉस हो गया मेरा 10%, तो मेरे पास 90,000 यूनिट्स है। मुझे लगता है कि और नॉर्मल लॉस हो सकता है 2% का, क्योंकि बहुत गर्मी है, प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा, तो ये भी नॉर्मल लॉस है। फर्दर प्रोविजन है मेरा नॉर्मल लॉस का, तो इफेक्टिव यूनिट से मेरे पास 88,200। आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे, आपको समझ जाएगा ये वाली चीज। पर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 1500, तो इफेक्टिव यूनिट्स मेरे 88,200 लू या 88,200 माइनस 1500 लू। सर आंसर इज 88,200। क्यों? क्योंकि हम गलतियों को कोई मौका नहीं दे रहे कॉस्टिंग में। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को हम इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। पर सर नॉर्मल रीजंस के वजह से कुछ गेन हो गया, हो सकता है कुछ रीजन, तो ये गेन को हम ऐड करेंगे गुड यूनिट्स में, तो अपने पास है 98,200 यूनिट्स। पर अगर एबनॉर्मल गेन हो गया तो सर एबनॉर्मल चीजों को हम कॉस्टिंग में हवा ही नहीं देते, डायरेक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इसको डाल देंगे। तो आपके इफेक्टिव यूनिट्स कितने बेटा, 98,200। तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो इफेक्टिव यूनिट्स को कैलकुलेट, इफेक्टिव यूनिट्स को कैलकुलेट परचेस प्राइस, परचेस यूनिट्स में क्या करना है आपने, परचेज यूनिट्स में नॉर्मल यूनिट्स को लेस कर देंगे, नॉर्मल गेन को ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस के वजह से या एबनॉर्मल गेन हो रहा है, उसको कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, एबनॉर्मल को इग्नोर एंड नॉर्मल को दोस्त बनाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डोंट ऐड और डोंट डिडक्ट, ये बता दिया मैंने आपको। नॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स खा लेता है। फर्दर प्रोविजन जनरली नॉर्मल लॉस ही हम मानते, पर आप आईसीआई के एग्जामिनेशन में एक नोट ले सकते हो, अज्यूमिंग दैट फर्दर प्रोविजन फॉर डिटोरेशन ऑफ यूनिट्स इज कंसिडर एज नॉर्मल। तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, 71,326 अपॉन 98,200 यूनिट्स। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 71,326 डिवाइडेड बाय 98,200 0.72 रुपीज आता है। ये कंसेप्ट हो गया। ये कंसेप्ट है आपका एबीसी एनालिसिस, शायद से सितंबर 26 में आ सकता है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन सितंबर 25 में ही आया था। तो एबीसी एनालिसिस लास्ट कंसेप्ट है। इसमें आप क्या करते हो पता है क्या, एबीसी मतलब आप स्टॉक को कैटेगराइज करते हो, ए में, बी में एंड सी में। तो देखो, एक होता है आपका प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू, एक होता है आपका प्रोपोर्शन ऑफ क्वांटिटी। तो कैटेगरी ए के चैप्टर्स या कैटेगरी ए स्टॉक वो होता है जो आपका 70% ऑफ स्टॉक कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो सिर्फ आपका 30% इन क्वांटिटी होता है। देन कैटेगरी बी मतलब आपका 20% ऑफ टोटल आइटम्स होता है, एंड क्वांटिटी भी लगभग 20% होती है। एंड कैटेगरी सी में आपका वैल्यू सिर्फ 30% है, और क्वांटम ऑफ स्टॉक की 70%, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है। फिर आपको आपके मटेरियल को कैटेगरी ए बी सी में सिर्फ कैटेगराइज करना पड़ता है। एक प्रैक्टिकल केस स्टडी मैंने दी है, जैसे यूनिट्स, कुछ यूनिट्स दिए एंड यूनिट कॉस्ट दे रखा है, हमको पहले एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग एंड टोटल कॉस्ट, जिसके कुछ कॉलम समझ लेना, जैसे आइटम नंबर, उसके यूनिट्स कितने, पर वो यूनिट्स टोटल यूनिट्स में कितने परसेंटेज है। देन यूनिट कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, पर टोटल कॉस्ट में वो उसका कितना परसेंटेज आ रहा है, एंड फिर हम उसको रैंकिंग करेंगे। तो देखो, जैसे 7,000 यूनिट है अपने पास, टोटल यूनिट से 2,19,000 यूनिट्स,
तो 7,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इज 3.1963%। कैलकुलेटर ट्रिक दू आपको, एक कैलकुलेटर ट्रिक देता हूँ। 2,19,000 लेना मेरे आपके कैलकुलेटर पे, फिर डिवाइडेड बाय 2 बार, एंड 7,000 इक्वल टू 24,000 इक्वल टू 1,500 इक्वल टू। तो आपको निकालना है कि आपका ये रिस्पेक्टिव स्टॉक टोटल यूनिट्स में कितना परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूट करता है, फिर उस यूनिट की कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितना है। तो मेरे अक्षे यूनिट्स का टोटल कॉस्ट है 35,55,700। तो मेरा 7,000 क्वांटिटी वाला गुड्स का अमाउंट मेरे टोटल कॉस्ट में सिर्फ 9% है। फिर ये पूरा करने के बाद मुझे रैंक करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रैंक 1 देखेंगे, तो रैंक 1 मेरा लगभग 22% है टोटल कॉस्ट में। सिमिलरली फिर रैंक 2 मेरा 20% है टोटल कॉस्ट में। आपको रैंकिंग देना है कॉस्ट के हिसाब से, नॉट क्वांटिटी के हिसाब से। रैंकिंग 3 में 16% है, रैंकिंग 4 में 9.8% है ना। तो इसी हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू ड्रॉ एबीसी। तो एबीसी में आपका क्या आता है, एबीसी में आपका वो आता है जो आपका लगभग बेटा 70% ऑफ वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है, एंड जो क्वांटिटी में आपका सिर्फ 30%। तो मैंने पहले 3 ऐड किए तो उसका निकला 60%। फिर बाद के ऐड किया तो मैंने निकला, देखो देखो 24%। तो इसी के साथ मुझे एबीसी बनाना पड़ता है सिर्फ। मतलब पहला टेबल इंपॉर्टेंट है कि मैंने पहले रैंकिंग को एंड टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन में पहले जो 3 लगे वो ए किया, बी किया एंड फिर सी किया। आपको इस केसेस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ सॉल्विंग ही लगती है। मैं आपको रिवीजन वीडियो में आपको बता सकता हूँ कि हटके पॉइंट क्या है। तो इसी के साथ हमारा कॉस्टिंग का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगी है, आई थिंक मैंने वैसे तो सब कुछ बता दिया है, पर देखो हर एक कंसेप्ट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए। जैसे ईओक्यू के कंसेप्ट में मुझे ये पता होना चाहिए कि डिस्काउंटिंग पॉलिसी वर्सेस ईओक्यू में परचेज प्राइस मेरा चेंज होते रहता है, तो वहां पे मुझे अलर्ट रहना है। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल ही मुझे हमेशा लेना है। देन थर्ड, मुझे ये पता है, मैंने जब वेरियस स्टॉक लेवल्स का देखा तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला का ट्रिक मैंने आपको दे दिया है, और उसके लिए मैं पहले वर्किंग नोट्स कर लूंगा। जैसे मैं कंजम्पशंस के सारे निकाल लूंगा, तो पहले मैं मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम कर लूंगा, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम करूंगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम करूंगा, फिर मैं रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लूंगा, फिर मैं रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि ये मेरे बाकी के फॉर्मूलाज में यूज होता है। देन स्टॉक आउट का क्या है, स्टॉक आउट का मुझे सिर्फ कंसेप्ट कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि मुझे ऐसा सेफ्टी स्टॉक का लेवल डिसाइड करना है सो दैट मेरी कैरिंग कॉस्ट भी कम आए एंड मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कम लूज हो। तो मुझे लीस्ट कॉस्ट वाला सूट करना पड़ता है। तो इसमें आपको बस यही ध्यान में रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 50 यूनिट्स रखता हूं एंड डिमांड 100 की आती है, तो मैं 50 यूनिट्स मीट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका स्टॉक आउट का कॉस्ट है मान लो 30, तो 1,500 रुपए, पर इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है, तो 150 रुपए हो गया आपका एक्चुअल कॉस्ट। देन नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको मैंने बताया एबीसी, कि आप कैटेगराइज करते हो इन कैटेगरी ए बी सी, जो आपका वैल्यू है 70 30 20 20 30 70। देन एक है आपका कंसेप्ट ऑफ लैंडेड कॉस्ट, कि आप तक मटेरियल पहुंचने तक क्या क्या खर्चे लगे वो आप सारे ऐड करेंगे, कैश डिस्काउंट इग्नोर करेंगे। देन एब नॉर्मल के लिए कॉस्टिंग में कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो किधर भी हो। देन स्टोर्स लेजर का हमने एक कंसेप्ट देखा। स्टोर लेजर में एक है आपका फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो अगर फीफो है तो मैं सबसे पहला सीक्वेंस में जो दिख रहा है वो डिडक्ट करूंगा। लीफो दिख रहा है, जो सबसे लेटेस्ट दिख रहा है मुझे मेरे स्टोर्स में, वो उड़ाऊंगा। एंड वेटेड मतलब क्या, कि अगर 40 से 10 के हिसाब से 400 एंड मैंने बाय किए 50 20 के हिसाब से, तो यह आएगा कितना, 1000, राइट। तो 90, 1400,
1400 डिवाइडेड बाय 90 विल बी योर वेटेड का फिगर। स्टोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, तो अगर इंजीनियर डिपार्टमेंट ने परचेस डिपार्टमेंट को कोई यूनिट्स दी है, क्या स्टोर्स में एंट्री आएगी? नहीं। नॉर्मल लॉस हुआ है तो सिर्फ क्वांटिटी हटा देंगे, पर अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो क्वांटिटी इंटू रेट अमाउंट पूरा हटा देंगे। ठीक है। और क्या है भाई, इफेक्टिव यूनिट्स भी जब आप कैलकुलेट करते हो लैंडेड कॉस्ट के लिए, तो आपको नॉर्मल ही कंसीडर करना है। तो अगर नॉर्मल लॉस से हटा देना, नॉर्मल गेन में ऐड कर देना, एबनॉर्मल लॉस से एबनॉर्मल गेन है कंप्लीटली इग्नोर कर देना, आपका वो इफेक्टिव कैलकुलेशन में व्हाट वी से नहीं आना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।